हेलो, हम लोग बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और चूंकि जब सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन होता है, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पहला अर्बनाइजेशन हुआ था वो इंडस वैली के समय होता है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक बार सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन शुरू होता है, जिसमें 16 महाजनपद आते हैं। 16 महाजनपद में से विद द पैसेज ऑफ टाइम आखिरी में 4 महाजनपद बचते हैं, जिनका नाम होता है मगध, कौशल, वत्स और अवंती। तो इतनी हिस्ट्री काफ़ी ब्रीफ में हमने डिस्कस किया है। और ये जो 4 महाजनपद होते हैं, इसमें से भी लगभग 200 सालों तक स्ट्रगल चलता है, 6th सेंचुरी से लेकर के 4th सेंचुरी बीसी तक। और फिर फाइनली मगध अंपायर रोज होता है, वो इस्टेब्लिश होता है। तो हम लोग मगध अंपायर से भी स्टार्ट करेंगे कि मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी, किन किन वंशों ने वहाँ पर राज किया है। तो ये कैसे पिक्चर में आती है, ये हम लोग जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। तो मगध को इस्टेब्लिश किसने किया था? बृहद्रथ ने। और इसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, ठीक है। इसे गिरिव्रज भी कहा जाता है, राजगृह थी, पाटलिपुत्रा नहीं थी। पहले क्या बनती है? राजगृह, या एक तरह का दुर्ग होता था, ठीक है। तो पुराने जमाने में जल दुर्ग और जो है पत्थरों के दुर्ग, यानी फोर्ट काइंड ऑफ थिंग। जैसे जो पाटलिपुत्रा थी वो जल दुर्ग टाइप थी ना, क्योंकि वो गंगा और सोन नदी के तट पर बनाई गई थी। लेकिन ये राजगृह थी, ठीक है, गिरिव्रज। तो आपको पाटलिपुत्रा से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आगे दिस इज व्हाट आर अबाउट मगध डायनेस्टी। लगभग 4th सेंचुरी बीसी के आसपास पूरी तरह से स्टेब्लिश हो जाती है। और पहली डायनेस्टी आती है हर्यंग डायनेस्टी। कहीं कहीं पे प्रयोदोत्त डायनेस्टी भी देखने को मिलती है, बट लार्जली हर्यंग डायनेस्टी से ही शुरुआत मानी जाती है, जिसका टाइम पीरियड है 544 बीसीए, बिफोर कॉमन एरा, से लेकर के 413 बीसीई, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। इसके फाउंडर कौन है? बिंबिसार को माना जाता है। अगेन जो इसकी राजधानी है सेम रहती है, राजगृह। बिंबिसार का रिलीजन बुद्धिज्म होता है। और ये अपनी एक नीति के लिए फेमस होते हैं, जिनकी नीति होती है मैरिज की अलायंस करना, ठीक है। मैरिज अलायंस करते हैं मतलब कि मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। वैवाहिक संबंध आसपास के राजाओं से करते हैं, ताकि हेल्दी रिलेशंस रहे और किंगडम का प्रसार होता रहे, राजतंत्र इनका बढ़ता रहे, विस्तार होता रहे। तो ये थे कौशल से इन्होंने शादी की, वैशाली से शादी की, मतलब वैशाली किंगडम है। और मध्य देश, ठीक है, मध्य देश मतलब ऐसा मरुभूमि, राजस्थान का काइंड, ऐसा वैसा आप समझ सकते हैं। तो कौशल, वैशाली एंड मध्य देश। एक्चुअली हिस्टोरियंस के कई डिफरेंट व्यूज हैं, बट आपको सिर्फ नाम ही याद है तो भी काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। जो कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, उनकी बहन जो महाकौशला थी उनसे शादी की थी, बहन से शादी की थी। जो वैशाली के राजा चेतक थे, उनकी डॉटर थी चेलना, उनसे शादी की थी। और मध्य देश की जो रानी थी, जिनका नाम था क्षेमा, उनसे शादी की थी, अपने राजतंत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसमें जो कंफ्यूजन हो सकता है वो डॉटर एंड सिस्टर में हो सकता है, क्योंकि प्रसेनजीत की सिस्टर हैं महाकोशा और चेतक की डॉटर हैं चेलना। तो ये आप कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। तो अभी हम लोग देख रहे थे बिंबिसार को, और बिंबिसार के चीजें हमने ये देखी। और बिंबिसार का जो कोर्ट था, मतलब इनका सर्जन जो था, इनके जो राज में मेडिसिन या सर्जन रहते थे कोर्ट में, वो उनका नाम था जीवक। जीवक किस लिए फेमस है? क्योंकि जीवक को भी बिंबिसार भेजते हैं किसके पास? भगवान बुद्ध के पास, उनके इलाज के लिए एक बार। और अवंती के किंग रहते हैं प्रद्युत, ठीक है, जिनको जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, पीलिया जिसे कहते हैं। जॉन्डिस को क्या कहा जाता है? पांडु रोग भी पहले समय में कहा जाता था, पांडु रोग, ठीक है। पांडु, ये तो रेड से हो गया है, तो ये आप ये जाने, इसको पांडु रोग कहते थे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड एक्सटेंडेड टू द थ्रोन इन 492 बीसी। तो अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। ये देखो काफी आर्य शर्मा सर की किताब है, और मैंने तो बीडी महाजन पढ़ी थी। रिलीजन जैन इसका होता है, बट बाद में बुद्धिज्म की ओर इनका काफी झुकाव देखने को मिलता है। बट इनिशियली अजातशत्रु वाज अ जैनिज्म, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। फेमस फॉर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब चूंकि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय में होती है, तो कहाँ पे होती है? राजगृह में होती है। 483 में, इसी साल महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाण जिसे बोलते हैं। और महाकश्यप क्या होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं। अच्छा, अजातशत्रु की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने अपने पिताजी को मारा था, और ये कंटेम्परेरी थे महावीर और बुद्ध के, ठीक है। महावीर भगवान के और बुद्ध भगवान के, दोनों के कंटेम्परेरी थे। कुनिक कहा जाता है इनको। और महाकश्यप वॉज चेयरमैन। इनके जो सन थे उदयन, उन्होंने भी
अपने पिताजी को, जैसे इन्होंने अपने पिताजी को मर्डर किया था, वैसे उदयन ने भी अपने पिताजी यानी अजातशत्रु को मार दिया। और उदयन गद्दी पर बैठते हैं, एक्सटेंडेड टू द थ्रोन इन 460 BC। हिज रिलीजन वॉज जैनिज्म, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड फेमस फॉर, देखो उदयन का सिर्फ एक काम बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है, वो है पाटलिपुत्रा जो पटना है, ठीक है, उसको इन्होंने बनाया था कन्फ्लुएंस मतलब संगम पर, सोन नदी और गंगा नदी के तट पर ही स्टेब्लिश व्हाट पाटलिपुत्रा या पाटिल ग्राम, ठीक है, मॉडर्न डे पटना। तो इनकी जो ऑफ कोर्स अगर इन्होंने राजधानी पाटिल ग्राम बना रहे हैं तो ये अपनी राजधानी भी पाटिल ग्राम ले आएंगे। तो ही वॉज द पर्सन हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटिलपुत्रा। ये आपको दूसरा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। उदयन के 2 पॉइंट, पहला पाटिलपुत्रा एस्टेब्लिश करता है एंड ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटिलपुत्रा। एंड इनका जो लड़का होता है नागदशक, इनके कई लड़के होते हैं, बट नागदशक वाज द लास्ट रूलर, ठीक है, ही वाज द लास्ट किंग ऑफ हर्यंक डायनेस्टी एंड मर्डर्ड बाय शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग नागदशक को मार देते हैं एंड ही एस्टेब्लिश शिशुनाग डायनेस्टी। तो अभी आपको ये जानना है, शिशुनाग डायनेस्टी हम आगे देखेंगे कि जो हर्यंक डायनेस्टी है इनमें हमें एक फीचर देखने को मिलता है कि ये लोग अपने पिता को मार देते हैं, बच्चे पिताओं को मार करके गद्दी पर बैठते हैं। दैट इज वाई दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज पितृहंता, जहां पे पैट्रिसाइड हो रहा है, अपने पिता को ही मार दिया जा रहा है और बेटे जो है गद्दी पे बैठ जा रहे हैं। तो दिस डायनेस्टी वाज ऑल अबाउट, इसको एक शब्द दिया गया है पितृहंता, यानी कि जहां पर अपने पिताओं को मार करके लोग गद्दी पे बैठते हैं। तो दिस वाज अबाउट हर्यंक। अभी हम इसको करेंगे, फिर बाद में कंपाइल करेंगे। तो हर्यंक डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी जो 413 से 345 BC तक चलती है। इसके फाउंडर शिशुनाग होते हैं, कैपिटल वैशाली में मानी जाती है। और शिशुनाग के बाद जो है कालाशोक, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। कालाशोक हमें ध्यान में रखना चाहिए। कालाशोक ने वैशाली में जो कैपिटल बनाए थे शिशुनाग, ठीक है, उसको फिर से चेंज करके ये पाटलिपुत्रा में अपनी कैपिटल फिर से बनाते हैं। लेकिन कालाशोक से 2 चीज़ें एसोसिएटेड है। पहली ये कि उन्होंने पाटलिपुत्रा को फिर से जो इनके पिताजी जो शिशुनाग वैशाली में कैपिटल ले जाते हैं उसको फिर से ये पाटलिपुत्रा लाते हैं। एंड सेकंड थिंग फेमस अबाउट हिम इज दैट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो लगभग 100 साल बाद होती है आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध 383 BC में, और इसको प्रिसाइड करते हैं साबा कामी, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? वैशाली पे होती है, पाटलिपुत्रा में नहीं होती है, वैशाली, जहाँ पर शिशुनाग की कैपिटल हुआ करती थी। इससे पहले हम लोगों ने हर्यंक डायनेस्टी देखा था, तो अभी शिशुनाग डायनेस्टी देख रहे हैं। शिशुनाग डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था वो नंदी वर्धन था, या फिर महानंदिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसको जैसे किताबों में या पुराणों में जो भी जिक्र मिलता है कि महापद्म ने मारा था, महापद्म ने मार करके फिर नंद डायनेस्टी की स्थापना की थी, जो 345 से, कभी कभी आपको 346 मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा, 321 या कहीं कहीं पे 322 BC भी देखने को मिलेगा। तो 321 BC में तक ये डायनेस्टी चलती है। इसके जो फाउंडर होते हैं महापद्म नंद होते हैं, और जो लास्ट किंग होते हैं धनानंद होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि महापद्म नंद के बारे में आप हिस्ट्री की किताबों में पढ़ोगे तो काफ़ी ग्लोरीफाइड करके लिखा गया है कि इसके पास महापद्म नंद बहुत सोना चांदी था, ठीक है। और इसको कई सारी टाइटल भी दी गई हैं कि इसने जो है गंगा में ये पैसे सोने छिपा करके रखता था। और लास्ट किंग धनानंद था। अब यही धनानंद था जो अलेक्जेंडर का कंटेम्परेरी था। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर के समय धनानंद जिंदा था। और धनानंद वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के धनानंद को हराया था और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना कि अगर जान सकते हैं तो ज़्यादातर किताबें नंद डायनेस्टी को एक शूद्र डायनेस्टी कहती हैं, ठीक है। एक क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर शूद्र डायनेस्टी को लोअर कास्ट दिखाया गया है हिस्टोरिकली, तो ये एक शूद्रों की डायनेस्टी हुआ करती थी। महापद्म नंद एक शूद्र इनकी माता शूद्र हुआ करती थी। तो ये धनानंद के बारे में इंफॉर्मेशन है। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि धनानंद वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद में मौर्य अंपायर का निर्माण होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। मौर्य काल में एक मौर्य वंश था, बेशक था, बट दिस वाज एन अंपायर या एक साम्राज्य था, नॉट अ डायनेस्टी। जैसे हम डायनेस्टी मतलब एक वंश का शासन, बट साम्राज्य। जैसे नीचे हम आपको मैप दिखाते हैं इसका, तो देखो ये एक साम्राज्य का मैप था, मौर्य साम्राज्य, जो ऑक्सस रिवर यानी जो अमू रिवर है,
ठीक है, अमू दरिया रिवर है, या आप देखोगे कि आजकल के जो सेंट्रल एशिया में रिवर हैं वहाँ से लेकर के कावेरी डेल्टा तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट हम लोग अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये 322 BCE बिफोर कॉमन एरा से शुरू होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करेंगे एक्सटेंसिवली। अगर जैसे कि बात करें मौर्यन एम्पायर में, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और आचार्य चाणक्य, ये 4 फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जानना चाहिए। तो एक एक कर हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका रिलीजन जैन था और कैपिटल ऑफ कोर्स इनकी पाटलिपुत्रा थी। मगध साम्राज्य को ये लीड कर रहे थे और मौर्यन जो है डायनेस्टी के ये थे और इसीलिए इनका एम्पायर एक्सटेंड होता है। तो उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि ये डायनेस्टी ना होकर के एक एम्पायर हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो सोर्सेज हैं जानने की वो है दीपवंश एंड महावंश, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, मुद्रा राक्षस जिसको विशाख दत्त ने लिखा था, ठीक है, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन या वृषल कहा जाता है, वृषल, ठीक है, या कुलहीन, मतलब कि काफ़ी मोडेस्ट बैकग्राउंड से ये हुआ करते थे, एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से। प्लूटार्क और ग्रीक के जो सोर्सेज हैं, यानी ग्रीक के जो हिस्टोरियंस हैं, मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखा था, जो इनके कोर्ट में रहते हैं, आगे देखेंगे। जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये सारे तो सोर्सेज हो गए। मौर्य जो थे डिसेंडेंट्स ऑफ मौर्याज ऑफ पीपलीवन, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ के मौर्यास के डिसेंडेंट्स है, ये उन लोगों के पूर्व, वहीं से मौर्य जो टर्म लिया गया है ये पिपलीवन के मौर्य से लिया गया है। एक्चुअली ये काफ़ी हिस्टोरियंस में काफ़ी विवाद है, कोई कहता है शूद्र थे, कोई कहता है क्षत्रिय थे, ठीक है, तो ये अलग का विवाद है, हम लोग इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ और नाम जैसे सेंडोकोट्स, जो विलियम जोन्स इसे कहते हैं, एंडोकोट्स, एरियन या प्लूटार्क जैसे हिस्टोरियंस कहते हैं। तो सेंडोकोटस या एंडोकोटस, ठीक है, इसको हिंदी में अलग प्रकार के लिखी जाते हैं, आप किताबें देखेंगे, या इंग्लिश में सेंडोकोट्स एंड एंडोकोट्स। चूँकि ये ग्रीक सोर्सेस के को जो है एनालाइज करके विलियम जोन्स एंड एरियन और प्लूटार्क ऐसा कहते हैं। चंद्रगुप्त मेट विद अलेक्जेंडर, ये भी कहते हैं, कई सारे भारत में लोग नहीं मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कभी अलेक्जेंडर से मिले थे, लेकिन जस्टिन एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य भी अलेक्जेंडर से मिले थे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डिफीटेड नंद किंग एंड कैप्चर्ड एम्पायर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद किंग को डिफीट किया था एंड ही कैप्चर्ड द एम्पायर। जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें ये पता मिलता है कि पुष्यगुप्त जो इनका एक प्रोविंशियल गवर्नर था, उसने सुदर्शन लेक का निर्माण कराया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ था। कंटेम्प्रेरी किंगडम्स जो थे वो चोल थे, पांड थे, केरला पुत्राज या चेराज, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी किंग, मतलब इस समय साउथ इंडिया में भी कुछ किंगडम हुआ करते थे। इन द ओल्ड एज चंद्रगुप्त मौर्य एब्डिक्टेड हिज थ्रोन एंड वेंट टू द श्रवणबेलगोला इन द कर्नाटका विद हिज गुरु भद्रबाहु, तो अपने जीवन के आखिरी कालों में लगभग 50 साल की आयु में ये श्रवणबेलगोला जाते हैं कर्नाटका में और अपनी जीवन से रिटायर हो जाते हैं। इनके गुरु भद्रबाहु थे और संलेखना विधि द्वारा अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। इनके जीवन में जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है वो तो एक धनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उसके बाद में सेल्यूकस से लड़ाई करते हैं 305 BC में, उसमें ये डिफीट करते हैं सेल्यूकस को और जीतने के बाद सेल्यूकस को वहाँ का फिर से राजा बना देते हैं। काबुल, हेरात एंड बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य वापस से उनको दे देते हैं और 500 हाथी भी देते हैं, ऐसा माना जाता है। काफ़ी बड़ी सेना लेकर के जाते हैं, वो हिस्ट्री की किताबों में अलग अलग मिलता है। तो मेगास्थनीज वॉज अपॉइंटेड एज अ कोर्ट एम्बेसडर, जो सेल्यूकस होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजते हैं और वो इंडिका नामक किताब भी लिखते हैं, जैसा हमने देखा। मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाया जाता है। सेल्यूकस अपनी बेटी जो हिलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हैं। ये जो अम्पायर है का मैप है रफली, जो हमने बनाने की कोशिश की है, और नीचे ये पूरा का मैप है, इसको हम लोग जब अशोक को पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं।
बिंदुसार को अमित्र घाट भी कहा जाता है। इनका रेन 297 BC से लेकर के 273 BC तक चलता है। अब जो कि ये इनहेरिट करते हैं एक लार्ज एम्पायर अपने पिताजी से, चंद्रगुप्त मौर्य से, और इनको सिंह सेन भी कहा जाता है जैनिज़्म में, अमित घाट भी कहा जाता है, मद्रशार भी कहा जाता है और भद्रशार भी कहा जाता है। इनको वायु पुराण में भद्रशार कहा गया है। इनका रिलीजन आजीवक माना जाता है, कहीं कहीं पर जैनिज़्म भी माना जाता है। ठीक है, आजीवन, 7 ट्रेडिशन और बुद्धिज़्म, ये सब हम लोग फिर कभी देखेंगे डिटेल में। हालांकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, बट कल्चरली वो ज़्यादा रिलीजन और कल्चर फिलॉसफी में वो ज़्यादा पढ़ा जाता है। रेन के बारे में इनके बात करें तो इन्होंने अपॉइंट किया था अशोक को वायसराय ऑफ उज्जैनी। ठीक है, इनके बेटे अशोक थे, जिनको हम लेटर में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। उनको वायसराय ऑफ उज्जैनी अपॉइंट किया गया था। अशोक वॉज सेंट टू क्वेल तक्षशिला में जब इनके समय रिवोल्ट होता है तो ये अपने बेटे अशोक को भेजते हैं और अशोक उसको सक्सेसफुली क्या करते हैं, क्वेल भी मतलब सप्रेस कर देते हैं रिवोल्ट को। और उसके बाद जो है, या कहीं कहीं किताबों में पहले ऐसा कहा जाता है कि पहले सुसीम को भेजा गया था, फिर अशोक को भेजा गया था, और कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है कि बाद में फिर सुसीम को भेजा गया था, जो वो सक्सेस नहीं हुए थे। चाणक्य कंटिन्यूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, कि कंटिन्यू चाणक्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जब संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग देते हैं, उसके बावजूद भी वो बिंदुसार के PM या एडवाइज़र रहते हैं। इनके समय एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि डमास्कस वॉज सेंट बाय द सीरियन किंग एंटीकोकस। तो सीरिया का जो राजा था एंटियोक्स या एंटीकोकस या एंटियोक, ऐसे काफ़ी नाम आपको देखने को मिलेंगे, या एंटियोक्स। ठीक है, डमास्कस वॉज सेंट बाय सीरियन किंग एंटियोक्स, तक्षशिला रिवोल्ट। ठीक है, और इसमें आपको ये मैंने पहले ही बता दिया है कि सुसीम को भी वहाँ पे भेजा गया था एंड देन अशोक को भेजा गया था। कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि पहले सुसीम को भेजा गया था, फिर अशोक गए थे उसको अच्छे से करने के लिए। अच्छा, ये जो सीरियन किंग था ना, इससे जो है बिंदुसार ने शराब मांगी थी, फिक्स मांगी थी, मतलब अंजीर जिसे कहते हैं, अंजीर। ठीक है, और फिलोसोफर्स को मांगा था सीरिया के जो किंग से। तो उनको 2 चीज़ें मिली थी, एक वाइन और फिक्स मिला था, बट वो फिलोसफर्स वो लोग मना कर दिए थे कि हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है या ऐसे कुछ। इतिहास में कई सारे ऐसे पहलू मिलते हैं। इसके बाद अशोक को हम लोग देखेंगे, और अशोक को देखने में उनके अशोक का कैरेक्टर वैसे हम रफली ऐसे देख सकते हैं कि 13वें एडिक्ट्स में कलिंग के बारे में बात किया जाता है, और जैसे अशोक शुरू में 4 साल तक सिविल वार में व्यस्त रहते हैं लगभग। कोई किताब कहता है कि 99, कोई बुक कहता है कि 100 अपने भाइयों से, परिवार से लड़ते रहते हैं। बुद्धिज़्म में उपसगुप्त या निरुगुद के द्वारा इनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। 261 में कलिंग युद्ध होता है, और 10वें वर्ष ये बोध गया जाते हैं, 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं जहाँ पे टैक्स कम करते हैं। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय हुई थी 255 BCE में, जिसको कंडक्ट कराते हैं मोगली पुत्र तिष्य। तो ये, और बराबर की केव जो है अशोक ने बनाई थी आजीवक्स के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन केव्स का नाम इंपॉर्टेंट है, कर्ण केव या लोमस ऋषि केव, चौपार केव, ठीक है, सुदामा केव, विश्व झोपड़ी केव। तो इसमें से 2-3 नाम तो आपको याद होनी चाहिए कि जो बराबर में 4 केव्स हैं उनके नाम क्या हैं। विश्व झोपड़ी, सुदामा केव, ठीक है, चौपार केव मतलब गुफाएं जो बराबर में बनी हैं, काफ़ी मौर्य काल की मोनूमेंटल अचीवमेंट माना जाता है। कर्ण केव। तो ये आपको नाम किताबों में थोड़ा कभी इंटरप्रिटेशन में अलग अलग बुक में नाम भी डिफरेंट मिल सकता है। तो ये बेसिक हो गया, बट अशोक को हम लोग देखेंगे डिटेल में ऑन द बेसिस ऑफ हिज एडिक्ट्स। जो भी रॉक एडिक्ट्स है, पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से अशोक को पढ़ा जाता है एक्चुअली, और थ्रू मैप भी हम लोग देखेंगे। पहले अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में देख चुके हैं। अभी सम्राट अशोक को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके जितने भी एडिक्ट्स हैं, जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम्राट अशोक जिनका इतिहास में इतना नाम है, और सम्राट अशोक का जो भी पिलर इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उस पर बात करें उससे पहले हमें जेम्स प्रिंसप के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पर्सन है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े होते हैं, और इन्होंने पहली बार अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन थे, पिलर इंस्क्रिप्शन, जो भी एडिक्ट्स जिसे बोला जाता है ना, एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, उसको पहली बार इन्होंने पढ़ा था। और फिर इन्होंने कहा था कि खरोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कोई डिसाइफर किया था ना, पहली बार पढ़ा था। अब ये एक बार आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। सम्राट अशोक जो हैं, उनके जो स्क्रिप्ट है
उनके जो एडिक्ट्स हैं उनकी स्क्रिप्ट में आपको याद रखना ब्राह्मी और खरोष्ठी है, ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट होती है। लेकिन लैंग्वेज क्या क्या है, लैंग्वेज आपको ग्रीक भी देखने को मिल सकती है, अरमाइक लैंग्वेज भी देखने को मिल सकती है, और प्राकृत लैंग्वेज या अशोकन प्राकृत भी इसे बोलते हैं। तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस कई बार लोगों को नहीं पता होता है। सम्राट अशोक को जब भी पढ़ते हैं तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सम्राट अशोक का जो एडिक्ट्स हैं वो हम लोग बात करते हैं। ये 4 प्रकार के एडिक्ट्स पाए गए हैं और 30-35 से ज़्यादा एडिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, तो ये पूरे एरिया में पाया गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ध्यान में देना है कि मेजर 2 तरह के एडिक्ट्स पाए गए हैं। तो एक तो रॉक पे लिखा गया है, ठीक है, रॉक पे पत्थरों पर, और दूसरा है पिलर पर लिखा गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, पिलर पे और रॉक पे उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई, एडिक्ट्स किया गया है। तो जब आती है मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में, रॉक मतलब पत्थर पे लिखे गए हैं, ये 14 हैं, ठीक है। इनसे अशोक सम्राट का अंपायर का एक्सटेंशन का पता चलता है कि उनका अंपायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। आप देख सकते हैं शहबाज गढ़ी, ठीक है, कांधार, मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, तो ये चीज़ें आप खालसी ये जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शहबाज गढ़ी, ठीक है, पाकिस्तान में, कांधार पाकिस्तान में, मानसेरा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। सोपरा जो महाराष्ट्र में है, गिरनार गुजरात में, ठीक है। इधर आपको ये कलिंग युद्ध किया था, इसलिए आपको धौली, जगुदा, ठीक है, देखने को मिलेगा। नीचे सन्नति, तो ये 12 हैं। इनसे ये केवल और केवल ये बताते हैं कि ब्रॉडली आपको ध्यान में रखना है कि सम्राट अशोक के साम्राज्य का जो एक्सटेंशन है, कितना बड़ा उनका साम्राज्य था। उसके बाद अब चलते हैं तो बड़े वाले हो गए, क्या थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स को हम देख रहे थे। अभी हम लोग बात करते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स की, जो छोटे छोटे पत्थरों पर। इनसे हमें पहली बार पता चलता है कि अशोक सम्राट का नाम अशोक था, क्यों, और उनका जो साम्राज्य का काल था, समय था, ठीक है, 269 से 233 तक, कहीं कहीं पर 268 भी मानते हैं कुछ विद्वान, लेकिन 232 BC या BC बिफोर कॉमन एरा, या 233 भी कहीं कहीं माना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वो हिस्टोरिकल में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि जो मास्की और गुज्जरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक का नाम आता है कि उसको अशोक लिखा गया है उनको। जैसे मास्की में लिखा गया है देवान प्रिय के साथ अशोक लिखा गया है, देवानाम प्रिय अशोक इसमें लिखा गया है। और जो गुज्जरा वाला है इसमें लिखा गया है देवान प्रिय दस्सी अशोक राजा, ठीक है। तो इससे मतलब पता चलता है कि कोई अशोक नाम का राजा रहा करता था, देवान प्रिय। बाकी जगह पर देवान प्रिय या फिर ऐसे करके ही लिखा गया है, लेकिन उसके साथ अशोक या अशोक राज केवल मास्की और गुज्जरा में लिखा गया है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट ये हमें ध्यान में रखना है कि जो बैरत का जो राजस्थान में इंस्क्रिप्शन पाया गया है, इसी इंस्क्रिप्शन को अभी वर्तमान में जो बैरत वाला इंस्क्रिप्शन है ना, एडिक्ट्स है, तो ये बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है वहाँ पर रखा गया है। क्यों, क्योंकि इसी पर जेम्स प्रिंसेप ने काम किया था। जेम्स प्रिंसेप काफ़ी मतलब इन्होंने इंडिया के न्यूमिस्मेटिक में, आर्ट्स में, कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये बैरत का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है माइनर, इसी पे काम किया गया था। मतलब इसी इंस्क्रिप्शन ने पूरे देश का इतिहास बदल दिया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर जेम्स प्रिंसेप पढ़ते नहीं तो आज हम लोगों को भी ये ना पढ़ना पड़ता। माइनर पिलर एडिक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था रॉक, अभी तक हम लोग देखते हैं। अब पिलर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये जनरली 5-6 हैं, लेकिन आपको 2 केवल याद में रखने हैं। जैसे लुम्बिनी में पाया गया था, जो अशोक साम्राज्य वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि वहाँ बुद्ध का, भगवान का जन्म होता है, तो वहाँ पे टैक्स माफ़ कर देते हैं। विद्वान मानते हैं कि 20 साल अपने कोरोनेशन के बाद ये जाते हैं, मतलब राजगद्दी पे बैठने के 20वें साल जाते हैं। और दूसरा याद है सारनाथ का, जो सारनाथ वाला हम लोग पढ़ते हैं ना, कि कितना आर्टिस्टिकली कितना सोफिस्टिकेटेड है ये। इसमें लायन कैप ऑफ अशोका जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट है। हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब ये होता है कि जो सारनाथ वाला है इसमें ग्रीक आर्ट भी देखने को मिलता है, मैंने देखा भी हुआ है। इसमें पॉलिश काफ़ी, शाइनिंग काफ़ी है। आप विश्वास नहीं करोगे कि इतने पुराने समय में बनाया गया है और इसमें इतनी शाइनिंग है। प्लस लुम्बिनी वाले में टैक्स को इवेजन कर दिया था। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्मॉलेस्ट है। और लुम्बिनी का ये जो है, जितने सम्राट अशोक का मिले हैं पिलर एडिक्ट्स, उसमें से सबसे छोटा वाला लुम्बिनी वाला ही है। इसको रुमिनी दई भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने अलग से लिख रखा है। आगे चलते हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स जो हैं। मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में हमें ये ध्यान में रखना है कि
7 हैं, हालांकि ये 6 जगह पर से पाए गए हैं। तो 3 तो चंपारण में ही पाए गए हैं बिहार में। वो कौन से हैं? लौरिया, ठीक है, और रामपुरवा, चंपारण, ये तीनों बिहार में पाए गए हैं। देखो, ठीक है, लौरिया अराराज, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। तो इसमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि जो मोर का चित्र है वो नंदगढ़ से पाया गया है, ठीक है, लौरिया करके ऐसे जगह है। तो ये तीनों तो बिहार के हो गए, प्लस एक इलाहाबाद का हो गया, ठीक है, जिसको क्वींस एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है, कौशाम्बी के पास, अभी वर्तमान में प्रयागराज के आसपास, जो कि वत्स किंगडम हुआ करता था। इसमें अशोक के जो पुत्र तीवर का नाम मिलता है, किसमें मिलता है? जो क्वीन एडिक्ट्स है इलाहाबाद में, कौशाम्बी के पास। उसके बाद में टोपर और मेरठ, ये दिल्ली के आसपास का एरिया है। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हो गए, 7 हैं, 6 जगहों से पाए गए हैं। अब जो हमने सबसे ऊपर देखा था, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड इसका क्या है डिस्क्रिप्शन देखने, जो सबसे ऊपर हमने यहाँ पे बात किया था मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये लगभग जो 14 पाए गए हैं, ये वाले, ठीक है। तो इनमें क्या लिखा गया है? ठीक है, मैंने कहा था साम्राज्य एक्सटेंशन के बारे में पता चलता है, लेकिन इनके जो 14 एडिक्ट्स हैं, इनमें हर एक एडिक्ट्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी गई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले में क्या लिखा गया है, दूसरे में क्या लिखा गया है, तीसरे में क्या लिखा गया है। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स जो 14 पाई गई हैं, इनकी हर एक लाइन में, हर एक जो भी पिलर, जो भी रॉक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस लिखे गए हैं। तो पहले में कहा गया है कि भाई एनिमल की सेक्रीफाइस कहीं नहीं होगी, मतलब पशु बलि पर रोक लगाई गई है, पहले ही उसमें रॉक एडिक्ट्स में कहा गया है। और हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि हर दिन जो साम्राज्य है उसमें 2 मोर और 1 हिरण को मतलब मारा जा सकता है खाने के लिए, ठीक है, और अदरवाइज एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगी। दूसरे में पता चलता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, कि सर्जरी के बारे में, मेडिकल सुविधाओं के बारे में पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि उस समय चोल, चेर, पांड्य और सदर्न इंडिया के कुछ भी किंगडम हुआ करते थे, ये दूसरे में पता चलता है। तीसरा जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है, उससे ये पता चलता है कि 5 साल पर जो भी अशोक के असिस्टेंट होते थे, गवर्नर होते थे, उनको ये कहा गया है कि अपने जो भी तुम्हारा क्षेत्र है उसमें एटलीस्ट 5 साल में एक बार जो है विजिट करने जाओगे, उसे देखने जाओगे कि वहाँ पे कैसे चीज़ें चल रही हैं। चौथा में प्रैक्टिस ऑफ मोरालिटी के बारे में बात की गई है ना, एथिक्स मोरालिटी के बारे में बात की गई है, नैतिकता के बारे में। और ये कहा गया है कि हमें भेरी घोष से धम्म घोष की ओर बढ़ना है। तो अशोक की जो धम्म की पॉलिसी है वो यही है। ये जो जब भी धम्म का प्रश्न पूछा जाता है तो ये अशोका की धम्म की ही पॉलिसी है एक्चुअली में, ठीक है। जो इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो 14 अगर आपको इसमें याद है, तो यही एक्चुअली में सम्राट अशोक की धम्म की पॉलिसी है। और ये कहते हैं कि जो 5वां है उसमें ये लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रों की, जो जिनका काम होगा कि धम्म जो अशोक की पॉलिसी है वो कैसे इम्प्लीमेंट की जा रही है साम्राज्य में। सेल्फ कंट्रोल 6वें में बताया गया है कि आत्मनियंत्रण सबको रखना है, जितने भी किंगडम में काम करने वाले लोग हैं। 7वां और 8वां में सम्राट अशोक जो हैं उनकी जो तीर्थ यात्रा हैं उसके बारे में वर्णन मिलता है कि वो कहाँ कहाँ पर जाते हैं। जैसे एक वर्णन मिलता है कि जब वो बोध गया जाते हैं तो वहाँ पे डायमंड थ्रोन बनाते हैं, ठीक है, डायमंड थ्रोन बोधगया में बनाते हैं। टैक्स जब लुम्बिनी जाते हैं तो वहाँ पे टैक्स माफ़ कर देते हैं। तो ये 7वें और 8वें से पता चलता है। मोरालिटी टूर एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ पर जाते हैं अपनी पॉलिसीज़ का विस्तार करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और वहाँ पे वेलफेयर के काम करते हैं। 9वें की बात है कि प्रॉपर्टी कर्टेसी टू प्रॉपर कर्टेसी टू स्लेव्स। 9वें में ये कहा गया है कि शिष्टाचार की बात की गई है। जितने श्रवण हैं, जितने स्लेव हुए हैं या फिर जितने ब्राह्मण हैं, उनको क्या करना है, जितने नौकर चाकर हैं उनको सबको शिष्टाचार पूर्वक ट्रीट करना है। 10वें में ये कहा गया है नो ग्लोरी नो फेम एंड ओनली पीपल, ठीक है। तो ये भी चूँकि ये उनकी धम्म की पॉलिसी है कि आप लोगों को फेम के लिए नहीं काम करना है, पब्लिसिटी के लिए नहीं काम करना है, जनता की वेलफेयर के लिए काम करना है। 11वें में पूरी तरह से धम्म को डिफाइंड किया गया है कि एक्चुअली में भाई धम्म होता क्या है, ठीक है। तो धम्म के बारे में डिफाइंड किया गया है कि धम्म क्या है, अशोक महाराज की धम्म की पॉलिसी। और 12वें में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता चलती वो है कि जो महिलाओं को भी महामात्य बनाया गया था, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महिलाओं को बनाया गया था महामात्य। 13वें में कलिंग विद्रोह के बारे में पता चलता है कि अशोक महाराज कलिंग में युद्ध करते हैं और उसके बाद वो रिमोर्स, मतलब उनके हृदय परिवर्तन हो जाता है। और इसमें ये भी पता चलता है कि जो 5 यवन किंग थे, जिसको हम आगे देखेंगे, यवन यानी कि इंडो ग्रीक्स,
और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अशोक का जन्म कब हुआ था, 216, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन जब ये कोरोनेशन हुआ था ना, इनका राज्य अभिषेक पे बैठते हैं, ठीक है, तो बिंदुसार की 272 BCE में डेथ हो जाती है। उसके बाद 4 साल तक लगभग ये गृह युद्ध में लगे रहते हैं। फिर 268 के आसपास या कहीं कहीं पे 269 भी देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें मिलती हैं। फिर कलिंग युद्ध अपने 8वें साल करते हैं, यानी फिर 261 या 200, कहीं कहीं कुछ किताबों में 265 भी मिल जाता है, बट मोर अप्रोप्रिएट 261 है। 261 BC में करते हैं। फॉरेन मिशन इनके कुछ होते हैं। इनके पुत्र और इनकी पुत्री महिंद्रा संघमित्रा श्रीलंका में जाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इनकी वाइफ का नाम सुभद्रांगिनी रहता है, इनकी मदर का नाम सुभद्रांगिनी रहता है। वाइफ देवी या बेदिशा कहा जाता है, ये उज्जैनी की राजकुमारी थी। कुछ और इनकी वाइफ थी जैसे कारवाकी, और इनके सन का नाम था तीवर, कुणाल, तालुक या महेंद्र, ठीक है। डॉटर इनकी संघमित्रा और चारुमती होती हैं, चारुमती आप ऐसे कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स एसोसिएटेड विथ मौर्यन एम्पायर, तो टॉप का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसे महामात्य कहते थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में तीर्थ भी उसे कहा जाता था। उसके बाद नीचे आता था प्रोविंशियल में चक्र होता था, ठीक है। उसके नीचे विषय को देखते थे विषयपति, ग्राम को ग्रामिक देखते थे। 10 गाँव का समूह होता था जिसे गोप कहते थे। एग्रोनोमोई जो रोड कंस्ट्रक्शन होता था, ठीक है, उसको एग्रोनोमोई बोलते थे। रोड कंस्ट्रक्टर जो सड़कें बनाते थे। स्पाई का डिपार्टमेंट अच्छा था, गुप्तचर विभाग, तो उसमें गूढ़ पुरुष रहते थे। 2 प्रकार के होते थे, एक जो है हमेशा मतलब स्पाई मतलब 2 प्रकार के होते थे। एक जगह पे स्टेशनरी रहते थे, एक लोग घूमते रहते थे। संस्था या संचार, ठीक है, तो संस्था मतलब एक जो हेडक्वार्टर टाइप का होता था, और संचार जो बाकी लोग घूमते रहते थे जैसे आजकल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद में गवर्नमेंट की जो लैंड होती थी उसे सीता भूमि कहते थे। जुडिशरी में को राजुक कहा जाता था। लास्ट किंग बृहद्रथ थे। और अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ, तो उसकी 185 BC के आसपास ही वॉज किल्ड बाई पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसकी हत्या होती है। और फिर शुंग डायनेस्टी इतिहास में देखने को मिलती है, जो हम लोग एक तरह से इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री देख रहे हैं। पहले टुकड़ों में देखते हैं, फिर बाद में मैं इसको कंपाइल कर दूंगा इफ़ टाइम परमिट्स। शुंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई पुष्यमित्र शुंग। इनकी कैपिटल विदिशा हुआ करती थी, जो पाटलिपुत्रा में अभी तक आपको देखने को मिलता है। अशोक के समय उज्जैनी में भी अशोक गवर्नर होता है वहाँ का। तो पुष्यमित्र शुंग आता है जब भी, तो ही इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट विदिशा। यहाँ ये जो पूरी डायनेस्टी है शुंग डायनेस्टी, इसमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है पुराण। तो वैसे हर जगह पे सोर्स हैं, ठीक है, पुराण और जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, जैन के टेक्स्ट हो गए। लेकिन जो जब भी कभी शुंग डायनेस्टी की बात आती है तो उसमें अयोध्या का जो इंस्क्रिप्शन है धनदेव का, ठीक है, धनदेव का अयोध्या में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उससे सारी जानकारी मिलती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। क्योंकि और इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं कि ही डिफीटेड इन ग्रीक के जो भी इन्वेजन्स हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने ग्रीक को हराया था। उनका एक इम्पॉर्टेंट लीडर था मिनियांडर, ठीक है, जिस नागसेना के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ है, मिलिंद पन्हो जो लिखा गया है, तो मिनियांडर को इसने हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। और ऐसा अयोध्या इंस्क्रिप्शन ये भी कहता है कि इसने 2 क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ कराई थी। और इसके चेयरमैन ऑफकोर्स पतंजलि रहते थे। और भारहूत का जो स्तूप है वो इसने बुद्धिस्ट स्तूप भी इसी ने बनवाया था। इसके बाद जो है अग्निमित्र आते हैं। और अग्निमित्र के बारे में केवल एक बात इंपॉर्टेंट रखनी है कि जो कालिदास ने मालिका अग्निमित्रम लिखा था, तो एक्चुअली में उसके जो राजा हैं वो इन्हीं अग्निमित्र को ध्यान में रख करके लिखा गया था। लास्ट किंग देवभूति होते हैं, जो अराउंड 87 से 73 BC के आसपास रूल करते हैं। एंड देन ही वाज किल्ड बाय वसुदेव। तो वसुदेव जो होते हैं ये कर्ण डायनेस्टी को बनाते हैं। और कर्ण डायनेस्टी में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो जानने के लिए, कर्ण डायनेस्टी के जो लास्ट किंग होते हैं सुशर्मा को सिमुक जो है उनको किल्ड करते हैं, मारते हैं, और वो इस्टेब्लिश करते हैं सुशर्मा क्या जाके सातवाहन डायनेस्टी। तो ये हो गई शुंग और कर्ण डायनेस्टी के बारे में। हम लोग जहाँ से देखना शुरू किए थे हार्यंग डायनेस्टी से, और अभी पहुँच चुके हैं किस पे, कर्ण डायनेस्टी पर। इसके बाद देखेंगे सातवाहन देख रहे हैं,
और फिर आगे देखते चलेंगे। कन्न डायनेस्टी का जो अंतिम राजा रहता है सुशर्मन, उसको सिमुक मारते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन को आंध्र भी कहा गया है पुराण्स के अंदर। इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1 सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी CE या AD तक माना जाता है। मतलब 300-400 साल का जो है पूरा का पूरा ये पीरियड होता है। अब चूँकि आपको देखने को मिलता है, आप मैप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया होता है ये सातवाहन का होता है। तो ये जो 3 जो साल 1 सेंचुरी BC से लेकर के 3 सेंचुरी CE तक हमारी जो भी इतिहास है ब्रॉडली वो यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। और नॉर्थ इंडिया में एक तरह से चूँकि भारत के इतिहास में ऐसा कोई डार्क एज नहीं है, ठीक है, भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध है, ठीक है, यूरोप के इतिहास की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास के किताबों में जो शिफ्ट है, जो डिबेट्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, वो यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी होती है वो सातवाहन या आंध्र डायनेस्टी होती है, जिसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया था। सातवाहन का मतलब होता है ड्रिवन बाई सेवंस, यानी कि सन का, भगवान का जो सन गॉड होते हैं उनका जो चैरियट होता है, रथ होता है, उसको 7 लोग 7 घोड़े, जैसे एक तरह से प्रोग्रेशन का साइन होता है ना कि भगवान सूर्य को, तो वही पूरा का पूरा चीज़ें वहाँ पे कहा गया है कि सातवाहन इट्स वेरी क्लियर। तो इनकी जो कैपिटल होती है प्रतिष्ठान होती है गोदावरी नदी के तट पर ही, चूँकि आपको पता है नदियों का इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में। और उसके बाद में अमरावती भी इनकी कैपिटल होती है, तो ये ध्यान में। और इसको मॉडर्न डे महाराष्ट्र में पैठान नाम की जगह है, पैठन, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अमरावती और प्रतिष्ठान इनकी कैपिटल हो जाती है। सिमुक इनके फाउंडर रहते हैं। और उसके बाद सातकर्णी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं ये 2 अश्वघोष जो उस समय पे यज्ञ होती है वो कराते हैं। राजसूय यज्ञ भी ये करते हैं यज्ञ, ठीक है। अश्वमेघ सॉरी, ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं। और अश्वघोष मैं कह रहा था, तो अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ ये दोनों कराता है सातकर्णी। उसके बाद में चूँकि खारवेल के बाद ये पूरा का पूरा कलिंग जीत लेते हैं, ये वाला पोर्शन भी सातकर्णी जीत लेते हैं। एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, ठीक है, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, ये जो दक्षिणापथ है इसके लॉर्ड बन जाते हैं सातकर्णी। और इनकी वाइफ रहती है नायनिका, ठीक है, तो कहीं कहीं नागनिका भी देखने को मिल सकता है या नायनिका। तो उन्होंने इनकी वाइफ ने लिखवाया था एक इंस्क्रिप्शन, रोट किया है नाना घाट इंस्क्रिप्शन, तो ये भी इनके बारे में जानकारी देता है। और इसके बाद जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इतिहास में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, बट हाल या हल, ठीक है, तो हाल या हल जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में हिस्ट्री में ये काफ़ी बहुत मतलब एक अनफॉर्चुनेट है कि कहीं कहीं पर एक का प्रोनाउंसिएशन लिया जाता है, जैसे आप अशोका कहें या फिर अशोक कहें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हाल हल आते हैं ये, इनको केवल 2 इम्पॉर्टेंट लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हल होते हैं या हाल होते हैं, जो गथा सप्तसती ये लिखते हैं, ठीक है, एक रोमांटिक पोएम लिखते हैं, खुद ये लिखते हैं, ये किंग रहते हैं सातवाहन के, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनके जो मिनिस्टर रहते हैं जिनका नाम होता है गुणाढ्य भी बृहत कथा लिखते हैं, तो गुणाढ्य बृहत कथा लिखते हैं और खुद क्या लिखते हैं, ये गथा सप्तसती लव पोएम होती है ये रोमांटिक। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके ऊपर वे फिल्म वगैरह भी बन चुकी है, आपको समय मिले तो देखिए, साउथ में आई थिंक बनी है कोई मूवी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो गौतमी इनकी मदर का नाम होता है। सातवाहन डायनेस्टी में माँ का ऐसा माना जाता है, काफ़ी सम्मान होता है, जो यहाँ के राजा होते हैं अपनी माँ का नाम पहले यूज़ करते हैं। तो गौतमी के पुत्र सातकर्णी आते हैं इसके बाद, जिन्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड आपके सामने लिखा है 106 से लेकर लगभग 130 AD तक। ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब इतिहास में इनका काफ़ी नाम है। डिफीटेड पहलों को ये हराते हैं जो इंडो पार्थियन होते हैं, ये सब हम बाद में डिटेल में देखेंगे, जो भी फॉरेन के इन्वेडर्स या अटैक्स या फिर जो भी फॉरेन एम्पायर्स हैं वो उनके संबंध में। एंड ही डिफीटेड नहपाण, इन्होंने नहपाण को हराया था जो वेस्टर्न क्षत्रप था, मतलब शक रूलर था नहपाण, उसको भी हराया था, ठीक है। और उसके बाद में इनको एक ब्राह्मण भी कहा जाता था, एक ब्राह्मण, ठीक है। तो ही वॉज टाइटल्ड एज एक ब्राह्मण। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपाण को हराया था, पहलों को हराया था, यानी शक पहलों दोनों को हराया था। शक में जो रूलर था नहपाण था, और इनको एक ब्राह्मण की टाइटल दी गई थी। इसके बाद 2 रूलर आते हैं, एक आते हैं वसुस्ती पुत्र श्री पुलुमावी, ठीक है, पुलुमावी, एंड यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ये दोनों को मैंने कंपैरेटिव स्टडी की में वैसे लिख दिया है। जो भी इनके सिक्के पाए गए हैं उसमें सिप बना हुआ है, 2 सिप बनी हुई है। इसका मतलब है कि काफ़ी
अंपायर में वहाँ पे क्या होता था, ट्रेड होता था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे थे, ये चीज़ें आप इन्फर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर सिक्के पे जहाज़ बनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस अंपायर में ट्रेड होता था, विदेशों से ट्रेड होता था। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है वो यज्ञ श्री वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी का ही है। और कारले जो केव्स हैं वो भी इसी की समय की हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी की बात करें तो इसने जो है शक और सातवाहन का जो युद्ध होता है उसको हम डिटेल में थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन क्या है कि उसने रीगेन किया था। लेकिन जो यज्ञ श्री सातकर्णी है इनके बाद जो है आपको देखने को मिलता है कि जो जो ये सातवाहन डायनेस्टी है वो कोलैप्स होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो लेड के या ग्लास के कॉइन ये डायनेस्टी चलाई थी, ठीक है, ग्लास के सिक्के इसी डायनेस्टी में चलाए गए थे पहली बार। और पहली इंडिजीनियस मतलब सिक्कों पर इसमें काफ़ी काम हुआ है। एक जो है इंस्क्रिप्शन है आपको जैसे मैंने बताया नहीं, ये नासिक का इंस्क्रिप्शन, उसमें ये लिखा गया है अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया था यहाँ पे लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ जिनको कहा गया था, नासिक का इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये वाला नासिक का इंस्क्रिप्शन जो है इसमें एक चीज़ लिखी गई है, वो लिखी गई है ती समुद्र तोय तितवाहन। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको सातवाहन डायनेस्टी को एक शब्द में कहना है कि कितनी महान डायनेस्टी थी तो आप ये लाइन याद रखिए, ती समुद्र तोय तितवाहन। इसका मतलब है कि जो सातवाहन डायनेस्टी का घोड़ा होता था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। और ये 3 समंदर कौन हो गए हैं आपको पता, ये अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया और बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इतना बड़ा ये समृद्ध अंपायर हुआ करता था, ये ध्यान में रखना है हमें। देखो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं पहले सिमुक आते हैं, फिर सातकर्णी आते हैं, फिर हाल आते हैं, उसके बाद में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी आते हैं, फिर वसुस्ती पुत्र श्री पुलुमावी आते हैं। तो इनके बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन, कारले केव्स, हालांकि देखो ये सारे इंस्क्रिप्शन पूरे अंपायर के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे कोई कुछ स्पेसिफिक है नहीं, बट आपको बस नाम अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो सही है, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इसमें से खुद इन्फर कर सकते हैं। उसके बाद में यज्ञ श्री सातकर्णी आखिरी रूलर होते हैं, इनके बाद ये अंपायर कोलैप्स हो जाता है। और अब हम इसके बाद चलते हैं शक सातवाहन स्ट्रगल के बारे में। शक सातवाहन स्ट्रगल इसे इतिहास में कहा जाता है, या शक सातवाहन वार भी कहा जाता है कभी कभी। ज़्यादा किताबों में ये दिया नहीं जाता है या फिर डिटेल में सभी लोग इसको पढ़ते भी नहीं हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो सातवाहन थे वो वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे थे और जो शक थे ये बाहर से आए थे। शक की 5 ब्रांचें होती हैं, लेकिन अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अब चूँकि ये शक की एक ब्रांच होती है जो वेस्टर्न क्षत्रप जिसे कहा जाता है, तो अब ये इनका साम्राज्य और जो सातवाहन का साम्राज्य था ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता था, तो इसलिए स्ट्रगल होना लाजमी है ना, उनमें लड़ाइयाँ होंगी। और ये लड़ाइयों को जैसे जैसे रूलर चेंज होते हैं, जनरेशन से कई जनरेशन तक ये युद्ध चलता है, तो इसीलिए हमने उस फेजेस को डिवाइड किया। जैसे पहले फेज़ में क्या होता है, जो नहपाण होता है, जो वो क्या करता है, नहपाण क्या होता है, शक रूलर होता है, वो सातवाहन की टेरिटरी कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लेता है उनके किंगडम पे। और सातवाहन के जो किंग होते हैं उस समय वो होते हैं शिष्य शिवासवती, ठीक है। तो इतना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर ये पहला आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले शक का जो रूलर होता है नहपाण, तो वो आकर के कैप्चर कर लेता है सातवाहन की टेरिटरी। अब दूसरे फेज़ में क्या होता है कि जो नहपाण होते हैं इसको हराते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल माना जाता है इतिहास में जितने बैटल होते हैं, इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी को इतना ज़्यादा नाम दिया गया है। और इन्होंने शक रूलर नहपाण को हराया था। और जो इनके सिक्के थे, ये आखिर हमें पता कैसे चलता है कि भाई नहपाण को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बताया था, तो एक एविडेंस ये होता है कि जो शक के सिक्के थे उसको रीस्ट्रक करवाया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, और उसमें अपना सिंबल जो है उसमें रीस्टेक, मतलब आप समझें, जो राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो उसकी सिक्कों पर उसको फिर से मार्क कराता था, तो इसलिए ये जानने को मिलता है शकवाहन। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी डिफीटेड, ठीक है। और ये पता कहाँ चलता है, नासिक का जो केव इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर इस युद्ध के बारे में पता चलता है। अगेन वन मोर एविडेंस। तो तीसरा फेज़ क्या होता है, अब तीसरा फेज़ में क्या होता है, रुद्रदामन एक इम्पॉर्टेंट फिगर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, ये शक का रूलर होता है। अब जो है ये कन्फ्लिक्ट में आ जाता है किसके साथ, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी के साथ। अब वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी सातवाहन डायनेस्टी के होते हैं।
लेकिन यहाँ पर काफ़ी पॉइंट हमें ध्यान में रखने वाले हैं कि रुद्रदामन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन माना जाता है देश में। और दूसरा ये है कि भाई इसमें क्या कहते हैं, रुद्रदामन डिफीटेड सातवाहन ट्वाइस। ये इतना प्रतापी राजा था कि इसने सातवाहन को 2 बार हराया। और इस समय राजा कौन थे, वसुस्तीपुत्र सातकर्णी। और उसके बाद में ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि रुद्रदामन ने हराया। और दूसरा, अगर ये नहीं भी याद रहता तो ये ज़रूर याद होना चाहिए कि रुद्रदामन ने सातवाहन के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस इस्टेब्लिश किया था। शादी विवाह करके एक सोचा था कि चलो भाई पीसफुल अलायंस रहे और हम लोग साथ में एग्जिस्ट करेंगे, तो शादी विवाह कर लिया था। तो ये कहाँ से पता चलता है, जो कन्हेरी का इंस्क्रिप्शन है कि शादी हुई थी, मतलब मतलब सग सातवाहन में मैट्रिमोनियल अलायंस हुए थे। किस लिए, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस एम्पायर को बढ़ाने के लिए ही होते हैं ज़्यादातर इतिहास में। तो ये कन्हेरी का जो केव इंस्क्रिप्शन है, जो मुंबई में कन्हेरी है, ठीक है, वहाँ पे ये सोर्स एविडेंस मिलता है। लास्ट फेज़ में क्या होता है, जो चौथा फेज़ है उसमें रुद्रदामन डिफीटेड बाई श्री यज्ञ सातकर्णी, ठीक है। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि रुद्रदामन रुद्रसिम्हा, ठीक है, तो आखिरी में रुद्रदामन नहीं है, रुद्रसिम्हा, मतलब ये 1-2 जनरेशन बाद की लास्ट में लड़ाई होती है। तो यज्ञ श्री सातकर्णी जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी ये वाला किंगडम, तो इसने किसको हराया था, आखिरी जो है, तो इसने, ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले कि रीगेन्ड द लॉस्ट टेरिटरी ऑफ सकास, ठीक है। तो जो शक की जो टेरिटरी रुद्रदामन जीत कर ले गए थे, उसको यज्ञ श्री सातकर्णी फिर से वापस लेते हैं लास्ट फेज़ में। तो ये एक 4 फेजेस में लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये याद होना चाहिए कि शक और सातवाहन के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हुए थे। रुद्रदामन उस समय किंग थे और यहाँ पे वसुस्तीपुत्र सातकर्णी हुआ करते थे। जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन, कन्हेरी का केव इंस्क्रिप्शन, नासिक का इंस्क्रिप्शन, और ये भी याद होना चाहिए कि नहपाड़ को किसने हराया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, और उनके जो सिक्के मिले थे उसको रीस्ट्रक्ट कराया था एविडेंस के रूप में। और इस युद्ध की जानकारी नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो शक सातवाहन स्ट्रगल के बाद हम लोग देखेंगे चेदी डायनेस्टी को, और फिर आगे इतिहास में जो गुप्त पीरियड और फॉरेन इंडो ग्रीक्स, ये सारा चीज़ भी देखेंगे। तो चेदी डायनेस्टी, जिसको कहते हैं चेती या चेत वंश भी कहा जाता है। अब ये उड़ीसा का जो कलिंग का एरिया था आपको देखने को मिले, जो अशोक ने जीता था, सम्राट अशोक ने, उसके लगभग 100-200 साल बाद यहाँ पर एक काफ़ी प्रतापी राजा होता है जिसका नाम होता है खारवेल। तो खारवेल का भी जो संबंध है वो चेदी डायनेस्टी से है। 1 सेंचुरी BC के आसपास ये इसके फाउंडर, आपको अगर ये पूछा जाए कि चेदी डायनेस्टी को फाउंड आखिर किसने किया था, तो महामेघवाहन ने किया था। मेघवाहन फाउंडेड चेदी डायनेस्टी एंड दैट इज़ वाई दिस ऑल्सो नोन एज महामेघवंश, ठीक है। इस डायनेस्टी को महामेघवंश भी कहा जाता है। कलिंग के आसपास का जो एरिया था, या मॉडर्न डे आप उड़ीसा कह सकते हैं, तो उड़ीसा के आसपास ये डायनेस्टी रूल किया करती थी। इस डायनेस्टी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो कहाँ से आती हैं, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से आती हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, भुवनेश्वर के आसपास एक जो केव है वहाँ पे पाया गया है। और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली इसमें क्या है, 13 लाइनें हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें 13 लाइनें हैं, और हर एक लाइन में खारवेल की विजय के बारे में, वो कितना प्रतापी राजा था, उसकी पॉलिसीज़ कैसे थे, तो वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एक बुक आती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, SC राय चौधरी करके, और काफ़ी BD महाजन, कई सारी किताबें हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। खारवेल जो था वो जैनिज़्म को फॉलो करता था, ठीक है। केसी श्रीवास्तव काफ़ी फेमस किताब है, काफ़ी बल्कि किताब है, उसमें भी सबसे ज़्यादा डिटेल में उस केसी श्रीवास्तव में ही दी गई है। और उसने कैनाल का एक्सटेंशन कराया था, मतलब जो कैनाल पाटलिपुत्रा तक थी अभी तक, उस कैनाल को ये लेकर के आया था कलिंग तक। तो ये काम, इतना बड़ा काम इसने किया था, मतलब काफ़ी अच्छा राजा था ये, और जैनिज़्म को फॉलो करता था। एंड ही वॉज मतलब 3rd सेंचुरी के आसपास रहा। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, कैनाल इंस्क्रिप्शन, जैनिज़्म को फॉलो करता था, यही चीज़ें इसके बारे में इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इतिहास में जितने भी मोनार्कियल स्टेट थे, चाहे वो हरियंक डायनेस्टी से लेकर के, और हम लोग चेदी डायनेस्टी तक देख चुके हैं। यानी कि इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे 200 BC से लेकर के
300 AD तक इसके बाद का सेक्शन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जिस समय भारत में ये इतिहास चल रहा था, जो अभी तक हम लोग नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री, ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न में सिचुएटेड थी, उस समय विदेशों में यानी जो फॉरेन में कुछ किंगडम्स, कुछ अम्पायर्स काफ़ी इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। उनमें से दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये पर्सियन अम्पायर है, जो यहाँ पे पर्सियन अम्पायर हुआ करता था, गल्फ ऑफ जो पर्सिया है, ठीक है, जो आज का ईरान है जिसे कहते हैं ये, और एक ग्रीक का अम्पायर हुआ करता था। हालांकि ये समय समय राजाओं के हिसाब से ये मैप चेंज होता गया है, बट मैं आपको ऐसे बनाकर दिखा रहा हूँ। यहीं पर मेसोडोनिया हुआ करता था, ठीक है, वहीं का अलेक्जेंडर फिर बाद में सबको जीतता है, तो वो बात की कहानी हम आगे चलेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि जो ये ग्रीक्स और पर्सियन आपस में इनका कन्फ्लिक्ट ढेर सारा होता था, और इधर यहाँ पर इंडिया का साम्राज्य हुआ करता था, मौर्यन अम्पायर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, ये सारा, और यहाँ पे खैबर पास हुआ करता था। और इस तरफ से पर्सियन अम्पायर और ग्रीक आपस में इनमें राइवलरी होती थी, प्रतिद्वंद रहता था कि कौन जीतेगा एक दूसरे को ले, मतलब युद्ध वगैरह होते रहते थे। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब हमें जानना है कि जब भारत में मौर्य साम्राज्य था, या प्री मॉडर्न सोसाइटी की भी बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के पहले से ही अगर आप देखेंगे तो मौर्य तो काफ़ी बाद में 321 BC के आसपास आपको हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन उससे पहले भी जब हरियंक और जब महाजनपद का समय हुआ करता था, तो उस समय यानी कि जो 6th सेंचुरी BC बुद्धिज़्म जैनिज़्म जब हम लोग पढ़ते हैं, उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया काफ़ी फ्रेगमेंटेड था ना, मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हुआ करती थी, और खैबर पास से व्यापार होता था, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो जो पर्सिया के राजा थे, मतलब इस समय क्या हुआ था, भारत में ईरान या पर्सिया से कुछ लोग आए थे। हालांकि वो अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे, या फिर ट्रेड रिलेशंस के लिए आए थे, या कल्चरल रिलेशंस के लिए आए थे। इतिहास में काफ़ी इसमें डिबेट है, लेकिन कुछ राजा जो पर्सिया के हैं वो भारत में आए थे, और इसे इतिहास में हैखेमेनी इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। हैखेमेनियन अम्पायर या ऐसे ईरानियन अम्पायर, ये आपको किताबों में देखने को मिलेगा, हैखेमेनी, ठीक है, हैखेमेनी का इन्वेजन भी कहा जाता है। ये लोग पर्सिया के रहने वाले थे। पर्सिया मतलब आज का जो ईरान का आसपास का क्षेत्र है। तो इसमें साइरस एक राजा होता है, जो पहला फॉरेनर था जो अपना एक्सपेडिशन अभियान लेकर के आता है भारत में। इसने कपिशा, जो आज अफ़गानिस्तान में सिटी है, बामियान के आसपास का क्षेत्र, काफ़ी इतिहास में काफ़ी प्रॉस्पर सिटी इसे माना जाता था, तो इसको वो डिस्ट्रॉय करता है। और बस इतना आपको याद रखना है, जो साइरस था वो जो इंडस रिवर है उसके वेस्टर्न पार्ट में ही रहता है, यानी ईस्टर्न पार्ट में वो नहीं आ पाता है, तो साइरस हो गया। और साइरस के बाद उसका जो ग्रांडसन होता है, जिसका नाम होता है डायरियस फर्स्ट, तो ये भी भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कुछ कुछ आता है। हालांकि इतिहास में काफ़ी द्वंद्व है इसको लेकर के। तो 515 BC के आसपास, तो यहाँ पे देखो 588 से लेके 530 के आसपास ये BC का समय है। यानी कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म जब हम लोग 7th एडिशन पढ़ते हैं, महाजनपद पढ़ते हैं, तो उस समय भी ये लोग ये आक्रमण हो रहे थे। तो ये एनेक्स करता है पंजाब को। हालांकि कई सारे इतिहासकारों में बहुत, अगेन मैं कह रहा हूँ कि टॉलमी, प्लिनी और इथेरियन सी, बहुत सारे लोगों का अपना अपना व्यू है, भारत के इतिहासकार भी डिफ़र करते हैं। लेकिन फिर भी जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो है कि इसने पंजाब तक ही आ गया था। ये वेस्ट ऑफ इंडस था। देखो ये लोग जितने भी थे ये इंडस के वेस्ट में ही थे, ईस्ट में नहीं आए थे। और इसको माना जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न में था। और जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो इसने अंपायर बनाया था डेरियस ने, उसमें से लगभग डेरियस के जो टोटल ऐसा माना जाता है कि जो डेरियस था इसके 28 प्रोविंस थे, इसके 28 गवर्नर हुआ करते थे, जिसमें से जो 20 गवर्नर थे या 20 छत्रप थे वो केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो आसपास का रीजन है यहीं से हुआ करते थे। मतलब ये काफ़ी क्लोज आ गया था, आपको ये ध्यान में रखना है। और लगभग 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड, टैलेंट का में एक टैलेंट में लगभग 50 किलो होता है। हालांकि अगेन ये काफ़ी पुरानी प्राचीन मापन की पद्धति है। तो इतना गोल्ड इसे ट्रिब्यूट में दिया जाता था। मतलब इसका तो यही फिर मतलब हुआ कि इसने अपना अंपायर जो है भारत के नॉर्थ वेस्ट में पेनिट्रेट कर दिया था और वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। और ये ऐसा भी माना जाता है कि ये अपने जो आर्मी होती है उसमें इंडियंस को
भारत के लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कराता है और जो ग्रीक्स से फिर लड़ाई करता है। तो ग्रीक में जब भी ये अभियान लेकर के जाता है तो उसमें इंडिया के सोल्जर भी जाते हैं, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। अच्छा, जो भारत में ये पर्शियन या हेकेमेनी एम्पायर आया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो इसका ट्रेड पे इम्पैक्ट हुआ, इंडो ईरान का ट्रेड अच्छा हुआ, खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो अशोक ने इतने सारे इंस्क्रिप्शन बनवाए हैं वो शायद डेरियस से प्रभावित होकर के बनाए हैं। जैसे एक शब्द मिलता है दिपी जो ईरान या पर्शियन शब्द है, इसी तरह भारत इसका भारतीय वर्जन लिपि है। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 35% शब्द हैं ईरान या पर्शियन लैंग्वेज में, वो 35% जो वैदिक लैंग्वेज यानी संस्कृत वगैरह से मिलते हैं। उसके बाद में आपको पता है कि 326 के आसपास, 300 से 23 के आसपास ये वाला जो समय होता है, इसमें अलेक्जेंडर आते हैं खैबर पास से। जो तक्षशिला के राजा आम्भी होते हैं वो उनके आगे सरेंडर कर देते हैं और फिर झेलम में डिफीट करते हैं ये राजा पोरस को, और राजा पोरस को हराने के बावजूद भी उनसे काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं। और फिर ब्यास में आते हैं, लेकिन फिर नंद, जो उस समय भारत में नंद वंश रहता है ना, तो उससे ये लड़ाई नहीं करते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं कि होम सिकनेस होता है और इतिहासकार कई सारे लोग कहते हैं। और मौर्य में जो है चाणक्य और कि अपनी सेना में किसी को भेज देते हैं। ये इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग फैक्चुअली देख रहे हैं तो इतना है। और बस जब सिकंदर लौट रहे होते हैं तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अपने जो इनका एम्बेसडर के रूप में, अपने गवर्नर के रूप में सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर अपॉइंट करके जाते हैं। तो ये बेसिकली हो गया है क्या, हम लोग देख रहे थे हेकेमेनी एम्पायर देखा और फिर ये ग्रीक्स वाला मैसेडोनिया वाला अलेक्जेंडर को भी देख लिया। हालांकि अलेक्जेंडर को हमने नंदवंश के समय भी देखा था, लेकिन अब हमें कुछ और देखना है। जैसे जो ये अलेक्जेंडर यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को बसा करके जाता है, तो इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं इनको इंडो ग्रीक्स कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग इंडो ग्रीक्स, शक, पहलव, कुषाण ये सब देखें। इतिहास में जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, इससे पहले हम लोगों ने सारे एम्पायर देखे, हकमनी इन्वेजन देखा, अलेक्जेंडर का इन्वेजन देखा, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है सारे और वंश हम लोग देख चुके हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये होता है कि जो मैंने इससे पहले बताया कि जो इंडो ग्रीक्स हैं यानी जो सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी होते हैं, और उनमें कुछ भारत के भी मैट्रिमोनियल अलायंस और ये सब हो करके एक इंडो ग्रीक वो लोग बनते हैं। उनमें इसलिए ऐसी वो लिपि बनाते हैं जिसमें भारतीय करण भी देखने को मिलता है और ग्रीक्स की सभ्यताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे खरोष्ठी हो गया और भी। हालांकि खरोष्ठी पर्सिया के इन्फ्लुएंस से ज़्यादा बना है, लेकिन फिर भी जिसको हेलेनिस्टिक कल्चर कहते हैं ना, हेलेनिस्टिक डेवलपमेंट्स जो अशोकन आर्ट्स में और ये सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे हम लोग बात करते हैं। इसमें जो अंपायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इंडो ग्रीक्स देखेंगे, शक देखेंगे, पहलव देखेंगे, कुषाण देखेंगे। ये इसी टाइम लाइन से इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। इंडो ग्रीक्स सबसे पहले ये आखिर भारत में आए क्यों थे? क्योंकि भाई देखो चीन की जो सभ्यता थी उन्होंने अपनी दीवार बना ली थी, ठीक है, और जो सकास थे, कुषाण थे, हूण थे, ये सब से काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था। तो इंडो ग्रीक्स ने सोचा कि चलो भाई भारत की तरफ चलते हैं। उस समय भारत में मौर्य साम्राज्य का विघटन हो चुका था, तो कोई रेसिस्टेंस था नहीं, आराम से आ सकते थे और ये आए। तो इंडो ग्रीक्स की 3 ब्रांचेस थी। अब ये इंडो ग्रीक्स किसके उत्तराधिकारी थे? एक तरह से अलेक्जेंडर के, या अलेक्जेंडर ने अपना उत्तराधिकारी चुना था सेल्यूकस निकेटर को। तो उसकी जो 3 ब्रांचेस थी, एक बैक्टीरिया के आसपास हुआ करती थी, एक तक्षशिला में वहाँ से रूल करती थी, और एक साकल सियालकोट से। तो ये सारे चीज़ें आपको पता होगा। तो ये तीनों ब्रांचेस होती हैं इंडो ग्रीक्स की। अब इसमें से ये जो बैक्टीरिया वाला है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यूरोप के इतिहास में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो तक्षशिला की ब्रांच होती है, जो तक्षशिला में कुछ इंडो ग्रीक्स रहते हैं, उसमें जो है एक राजा होते हैं एंटियोसिडास, ठीक है, इनका नाम भी नहीं याद रहता कोई नहीं, बट इन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। और ये आता है कब? सुंग डायनेस्टी के समय आता है भारत में। उस समय सुंग के राजा होते हैं जिनका नाम में होता है भागवत, ठीक है, भागवत, ठीक है। ये नाम नहीं याद रहता है तो एक नाम और दिया है काशीपुत्र भागभद्र, ठीक है। तो काशीपुत्र भागभद्र या भागवत होते हैं विदिशा में, क्योंकि सुंग डायनेस्टी की कैपिटल आपको यह याद रखना है कि विदिशा भी हुआ करती थी। तो ये हेलियोडोरस जब आते हैं तो ये एक इंस्क्रिप्शन बनवाते हैं, ठीक है।
और उस इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है बेस नगर इंस्क्रिप्शन इतिहास में। तो बेस नगर इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था? जो तक्षशिला इंडो ग्रीक्स का जो एम्बेसडर था हेलियोडोरस, किसके समय आया था? शुंग डायनेस्टी के समय आया था। राजा कौन था? भागवत हुआ था या काशीपुत्र भागधर। ये कितना इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेस नगर ये ध्यान में रखना चाहिए और ये याद में रखना चाहिए कि हेलियोडोरस कौन था। तो ये एम्बेसडर था जिसको किसने भेजा था? एंटियासिडास ने। ठीक है, ये चूँकि ग्रीक्स नेम है तो ऐसे ही आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। और जब इनकी जो दूसरी ब्रांच होती है, जो होती है साकल ब्रांच, ठीक है, सियालकोट में भी कुछ इंडो ग्रीक्स रह जाते हैं। उनका एक राजा हुआ करता है डेमेट्रियस। ठीक है, तो डेमेट्रियस ऐसा माना जाता है कि भारत में पहली बार आक्रमण करता है, जो मतलब इंडियन टेरिटरी तक आ जाता है और ये पाटलिपुत्रा तक भी जाता है, ऐसा भी इतिहासकार कुछ मानते हैं। हालांकि डिबेटेबल है ये सारी चीज़ें। और शुंग डायनेस्टी के समय ही, उस समय अब चूंकि मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया था, हम लोग देख क्या रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देख रहे हैं, तो उस समय भारत में शुंग डायनेस्टी, जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं, वो हुआ करते हैं, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि डेमेट्रियस पुष्यमित्र शुंग के समय ही आया था और पाटलिपुत्र तक गया था। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शुंग ने इसको हराया था, या कुछ कहते हैं कि इसने उसको हराया था। हालांकि ये बाद में वापस जाता है तो इसके ही परिवार वाले इसको मार देते हैं। और फिर आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट राजा जो मिनांडर। ठीक है, मिनांडर जिसे हम लोग जानते हैं, मिनांडर का कन्वर्सेशन है नागसेना के साथ, जिसे मिलिंद पन्हो एक में हम लोग जानते हैं। और मिलिंद पन्हो पाली में लिखा गया है और ये बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और मिनांडर को हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। किसके बारे में हम लोग जान रहे थे? इंडो ग्रीक्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में? शक के बारे में और पार्थियंस के बारे में। तो इंडो ग्रीक्स के बारे में इतना ही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंडो ग्रीक्स जो होते हैं, इनकी 3 ब्रांचेस होती हैं और ये मिनांडर और डेमेट्रियस, शुंग, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, काशीपुत्र या फिर राजा, ये इसका एम्बेसडर जो हेलियोडोरस हो गया। हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड देख रहे थे और इसमें से इंडो ग्रीक्स को देख लिए हम लोग। अब आगे चलते हैं, शक के बारे में देखेंगे, पहलो कुषाण के बारे में। शक के बारे में हमने शक सातवाहन स्ट्रगल काफ़ी डिटेल में देखा है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। शक बेसिकली इनकी 5 ब्रांचेज होती हैं, एक अफगानिस्तान में होती है। इनकी ब्रांचेज को क्षत्रप कहा जाता है, ठीक है, या एक तरह से प्रोविंशियल गवर्नर टाइप के अंडर में। तो क्षत्रप, एक क्षत्रप अफगानिस्तान में होता है, एक क्षत्रप इनका पंजाब होता है, मथुरा में एक क्षत्रप होती है, एक वेस्टर्न क्षत्रप जो इंडिया में इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ाया जाता है, और एक दक्कन क्षत्रप। ठीक है, इसी दक्कन क्षेत्र में एक उज्जैनी फैमिली हुआ करती है और इसी उज्जैनी ब्रांच का एक राजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो होता है रुद्रदामन फर्स्ट। तो रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में हम लोग वैसे भी काफ़ी जगह पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देख ले रहे हैं। ये शक सातवाहन में हमने देखा है, नहपाण को देखा है। तो रुद्रदामन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उज्जैनी ब्रांच का होता है। कादरमक फैमिली अगर याद रख सकते हैं तो, इसने सुदर्शन लेक को रिनोवेट कराया था और इसका जो गिरनार का इंस्क्रिप्शन है, जो संस्कृत का पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन माना जाता है, जिससे इतिहास की ढेर सारी जानकारियाँ पता चलती हैं। और ये भी पता चलता है कि भाई इसने काफ़ी काइंड राजा था अपने प्रजा की, जो भी है। सुदर्शन लेक का इसने निर्माण कराया था। सुदर्शन लेक अगेन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त, कई लोगों से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन लेक को हम डिटेल में कई बार फिर से देखेंगे, लेकिन और समय के साथ देख ही रहे हैं। जब अशोक को देखा था उस समय भी देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी। और शक का इम्पॉर्टेंट अलग एक और राजा है नहपाण। ठीक है, नहपाण को किसने हराया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। सातवाहन स्ट्रगल करते समय हमने ये चीज़ देखी थी। इसके बाद पार्थियंस आते हैं। पार्थियंस का मतलब पहलो जिसे कहते हैं। ये बेसिकली ईरान के आसपास से आए थे। इनका एम कुछ नहीं था, बस ये क्रिश्चियनिटी को मतलब एक तरह से धार्मिक धर्मांतरण या प्रोपोगेट करने आए थे क्रिश्चियनिटी को लेकर के। इनका एक इम्पॉर्टेंट राजा है गोंडोफोर्निस, ठीक है, जिसको गुडा कहा जाता है या गुडाना भी कहा जाता है। तो अर्कोसिया का आसपास का जो एरिया है कांधार रीजन का, वहाँ से ये लोग आए थे, पार्थियंस या पहलो। तो गोंडोफोर्निस इज इम्पॉर्टेंट किंग्स। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आते हैं कुषाण। कुषाण जिसे यूची या तोखारी ट्राइब भी कहा जाता है। इसके जो फाउंडर होते हैं कुजुल कैडफिसिस, और एक इम्पॉर्टेंट राजा अलग होता है जिसको बेम कैडफिसिस कहा जाता है, ठीक है, या बिम कैडफिसिस कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट राजा कौन है इसके? कनिष्क, जो 78 CE या AD में राजा बनते हैं। आल्सो कॉल्ड यूचीज या तोखारीन्स या तोचारीस, यूची ट्राइब्स, तोखारी ट्राइब्स ऐसे कहा जाता है। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए थे
और इनकी जो कैपिटल हुआ करती है, 2 कैपिटल इनकी हुआ करती थी, एक तो मथुरा हुआ करती थी और एक जो पहली हुआ करती थी वो पुरुषपुर यानी पेशावर में, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कनिष्क काल का जो समय था या जो कुषाण का समय था, एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है रप्तक का इंस्क्रिप्शन। इसमें 4 इस प्लेसेस के नाम हैं, ये चारों प्लेसेस के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि रप्तक के इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से प्लेसेस का मेंशन है। तो साकेत के बारे में उसमें बताया गया है, कौसाम्बी के बारे में बताया गया है, पाटलिपुत्रा के बारे में बताया गया है और चंपा के बारे में बताया गया है। तो ये सारे महाजनपद अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर आपको ये सारे नाम, मतलब ये है कि रप्तक इंस्क्रिप्शन में इन सभी स्टेट के बारे में, प्रोविंसेस के बारे में, जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कुजुल कैडफिसिस का टाइम पीरियड ये है, ये पहला ऐसा राजा था, इस बस फाउंडर था। बिम कैडफिसिस ऐसा माना जाता था, ही वॉज द फर्स्ट कुषाण जिसने गोल्ड के सिक्के जो है प्रचलित कराए, उनको चलवाया। और ये शिव भगवान का, नंदी का और ट्राइडेंट यानी जो त्रिशूल है उन सबको अपने सिक्कों पर छपवाता था, स्ट्रक करवाता था। तो ही वॉज अ बेसिकली शिवा भक्त, शिवा। और ये अपने आप को महेश्वरा ऐसी इसने टाइटल भी दे रखी थी, महेश्वरा स्वराज से, ठीक है, महेश्वराज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट राजा इसमें कनिष्क है। कनिष्क के दरबार में देखो कौन कौन रहता था। अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन जिसे इंडियन आइंस्टीन कहा जाता था, पार्स रहते थे। पार्स के ही एडवाइस पर कनिष्क ने चौथी बौद्ध जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, उसको ऑर्गेनाइज कराता है। चरक रहते थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी। वासुमित्र रहते थे जिन्होंने विश्व कोश की रचना की। और संघ रक्षक रहते थे। अश्वघोष ने कुछ और चीज़ें लिखी थी, जैसे उनका सौद्रानंद बुद्ध चरित। तो अश्वघोष भी इनके दरबार में रहते थे। काफ़ी मतलब लिटरेरी और उस लिहाज से, आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से कनिष्क का जो समय होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 72 AD में, जिसको पार्स जो इनके दरबार में रहते हैं उनके एडवाइस पे ये ऑर्गेनाइज कराते हैं। वासुमित्र और अश्वघोष ऐसा माना जाता है दोनों प्रेसिडेंट हैं। कोई कोई कहता है कि वासुमित्र प्रेसिडेंट थे, अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे। इसका उल्टा भी कुछ लोग मानते हैं। हीनयान और महायान शाखा में जो बुद्ध धर्म है वो इसी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में बट गया था। कनिष्क ने जो सैडल हॉर्स राइडिंग है ना, घुड़सवारी है, उसको इंट्रोड्यूस कराया था। कनिष्क ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को काफ़ी पैट्रोनाइज किया था, काफ़ी उसको हेल्प की थी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो गांधार कला का विकास किया था। ऐसा माना जाता है कि पेन चाऊ एक गवर्नर था चाइनीज़, उसको कनिष्क ने हराया था। अगेन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कनिष्क इससे खुद हार गया था, लेकिन ये बस इतना याद रखना है कि पेन चाओ को इसने हराया था या उसके साथ इसका युद्ध हुआ था। कनिष्क महायान बुद्धिज़्म का फॉलोअर था। कनिष्क अब के बारे में एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि इसने शक एरा को स्टार्ट किया था। कुछ लोग मानते हैं ऐसा, हालांकि इससे पहले हमने देखा कि शक एरा को कुछ लोग मानते हैं कि सातवाहन किंग जो हम लोग पहले देख चुके हैं उसने स्टार्ट किया था। और एक चीज़ और याद रखना है हमें कि जो इंडियनाइजेशन है, कुषाण जो है इनका इंडियनाइजेशन इस तरह से होता है कि पहले देखो किस तरह से नाम हमको मिलते हैं, विम कैडफिसिस, ये कैडफिसिस, लेकिन बाद में जो इनका लास्ट रूलर होता है वो वसुदेव उसका नाम हो जाता है। मतलब पूरी तरह से इंडियनाइज हो जाते हैं लोग। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे गुप्त पीरियड पे चलेंगे, गुप्ता काल पे, और फिर ये सारा चीज़ देखेंगे। अब हम लोग गुप्त एरा को देखने की कोशिश करते हैं। गुप्त काल, इससे पहले मौर्य काल, पोस्ट मॉडर्न पीरियड सब कुछ देख चुके हैं। गुप्त पीरियड को फटाफट रिवाइज करते हैं। गुप्त के पीरियड के जितने भी अंपायर थे, राजा थे, जनरली ये विष्णु भगवान के उपासक थे, वैष्णवाइट थे। और इनका स्टेट एम्बलम क्या होता था? स्टेट एम्बलम गरुड़ हुआ करता था। और इनके फाउंडर श्री गुप्त को माना जाता है, जिनको आदि पुरुष भी कहा जाता था। इनकी उपाधि महाराजा थी। और फ्यूडल, ये ऐसा माना जाता है शुरू में ये फ्यूड होते थे ना। फ्यूड मतलब होता था कि कहीं पर इनको ज़मीन का टुकड़ा दिया गया और उस पर ये साम्राज्य बनाकर रहते थे। पहले उतना बड़ा साम्राज्य नहीं था। और इनके बेटे आते हैं घटोत्कच, ठीक है। तो घटोत्कच के बारे में ज़्यादा इतिहास में मिलता नहीं है कुछ, लेकिन जो गुप्त काल का जीनियोलॉजी है, यानी इनकी जो वंशावली है, वो हमें मिलती है। स्कंद गुप्त का एक लेख है जो एमपी में रीवा के पास पाया गया है, सुपिया लेख जिसे बोलते हैं। तो वहाँ से ये बताया गया है कि गुप्त काल की जो वंशावली है वो घटोत्कच से ही शुरू होती है।
लेकिन जो इसका रियल फाउंडर माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, जो घटोत्कच का बेटा था। इसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था, मतलब शादी विवाह किया था लिच्छवी की राजकुमारी जिनका नाम था कुमार देवी। और ये कहाँ से हमें पता चलता है, क्योंकि कुमार देवी टाइप के सिक्के भी चलवाए गए थे। हालांकि इतिहासकारों में द्वंद्व है कि किसने चलवाए थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलवाए थे या फिर समुद्रगुप्त ने चलवाए थे, वो हम आगे देखेंगे। इसने एक नया युग, नए एरा का शुरुआत किया, जिसको 1920 या 1919 बीसी में एडी में या सीई में शुरू किया था इसने, गुप्त काल या गुप्त एरा जिसे कहा जाता है, तो उसकी शुरुआत की थी। इसकी टाइटल थी महाराजाधिराज। इसने गोल्ड के सिक्के भी स्टार्ट किए थे, जिसमें कुमार गुप्त टाइप के, जिसमें इनके और कुमार देवी के मतलब रिंग सेरेमनी ऐसा करके दिखाया गया है, लिच्छवी टाइप के और मैरिज टाइप के, शादी विवाह जिसमें इनका होता है। इनकी जो एक टाइटल इम्पॉर्टेंट थी लिच्छवी दैहित्र, ठीक है, ये प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो है समुद्रगुप्त में, उनको उसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या कहा गया है, लिच्छवी दैहित्र। फर्स्ट किंग इन द गुप्ता एरा टू स्टार्ट सिल्वर कॉइन। ये गुप्त काल के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सिल्वर के सिक्के स्टार्ट किए। कौन था पहला ऐसा राजा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और उसके बाद में ये संन्यास ले लेते हैं और समुद्रगुप्त को राजगद्दी दे देते हैं। समुद्रगुप्त लगभग 350 के आसपास से लेकर के 375 सी या एडी तक राज करते हैं। इनका जो इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसको हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन इनके दरबार में रहते थे, और इसमें 33 लाइन्स हैं, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनके टाइटल, इनकी कॉइन्स, इनकी विक्ट्री और इनकी पॉलिसीज़, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जो मेन टाइटल था, इनको धर्म प्रचार बंधु कहा जाता है, इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है। नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको विंसेंट स्मिथ बोलते हैं। परम भागवत इनकी एक टाइटल होती है। व्याघ्र पराक्रमांक मतलब एक ये भी टाइटल है। अतिप्रतरथ पराक्रमांक कविराज ना, क्योंकि इनके एक सिक्के में इनको बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो परम भागवत, व्याघ्र पराक्रमांक इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका सिक्का मिला गया है जिसमें ये जिसको बोलते हैं लायन स्लेयर टाइप का, जिसमें ये बाघ को मारते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा करके, मतलब उसका शिकार करते हुए। कॉइन्स समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के इशू किए थे, कहीं कहीं पर 6 मिलता है, 7 मिलता है, 8 मिलता है। जनरली 6 प्रकार के माने जाते हैं, क्योंकि जो दोनों लास्ट वाले हैं वो डिबेटेबल हैं। पहला तो राजदंड, ऐसा कॉइन्स इन्होंने बनाया था जिसमें जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं ना, जिसको सेप्टर टाइप कहते हैं। सेप्टर टाइप का मतलब ये होता है जिसमें राजदंड, जो इनके राज का सिंबल था गरुड़, उसकी चित्र उसमें पाया गया है। और दूसरा आर्चर, धनुष टाइप का। बैटल एक्स, ठीक है, बैटल एक्स कुल्हाड़ी टाइप ऐसा बोलते हैं। अश्वमेघ टाइप का सिक्का इन्होंने, जिसमें अश्वमेघ जो यज्ञ करते हैं, घोड़ा, ये सब आपको पता है कैसे होता था। लिरिसिस्ट टाइप, जिसमें ये वीणा बजाते हुए इनको दिखाया जाता है। और उसके बाद में टाइगर स्लेयर, तो इसलिए इनको टाइगर स्लेयर के बाद में व्याघ्र पराक्रमांक, ठीक है, मैं लायन बोला था, एक्चुअली ये टाइगर स्लेयर है। तो व्याघ्र पराक्रमांक की टाइटल भी इनको इसलिए दी गई थी क्योंकि इनका एक सिक्का मिला है जिसमें टाइगर स्लेयर टाइप, टाइगर का ये शिकार कर रहे हैं। ये दोनों 7वां और 8वां है, ये काफ़ी कंटेस्टेड है, आखिर किसने स्टार्ट किया था। एक कच्छ टाइप का ऐसा माना जाता है, या तो इसे कच्छ गुप्त ने स्टार्ट किया था या फिर समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किया था, कच्छ टाइप का कॉइन। और दूसरा है किंग एंड क्वीन टाइप का सिक्का, जिसमें कुमार गुप्त को दिखाया गया है, उनकी वाइफ को दिखाया गया है, लिच्छवी प्रिंसेस को। तो ये भी है कि भाई इसको किसने स्टार्ट किया था, समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किया था या कुमारगुप्त ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में समुद्रगुप्त के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी विक्ट्री। आर्यावर्त यानी नॉर्थ इंडिया, दक्षिणापर्थ यानी साउथ इंडिया। आर्यावर्त में सेकंड बार भी आते हैं, 2 बार ये पहले आर्यावर्त आते हैं, फिर साउथ जाते हैं, फिर नॉर्थ में सेकंड एक्सपेडिशन लेकर के आते हैं। आर्टविक मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल के राज्य होते थे, उसको भी ये जीतने की कोशिश करते हैं। सीमांत मतलब फ्रंटियर स्टेट ना, जो फ्रंटियर यानी बॉर्डर के स्टेट होते हैं, वहाँ पर भी ये जानते हैं, जैसे कामरूप, डवाक, ये सब। तो आर्यावर्त में आते हैं, पहले अच्युत को हराते हैं, नागसेन को हराते हैं। ग्वालियर के आसपास नागसेन का साम्राज्य होता है। अच्युत जो बरेली यूपी के आसपास का एरिया पे राज करते हैं। साउथ इंडिया में जाते हैं तो ये 12 लोगों को हराते हैं। अब ये 12 नाम किसी किताब में मिलते नहीं हैं या किसी कहीं पे मिलते नहीं, बट केसी श्रीवास्तव एक ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ दिया गया है। तो कौशल के ये 12 राज हैं, एक्चुअली ये किसी को याद नहीं होते हैं,
लेकिन फिर भी जैसे कौशल के राजा महेंद्र, कालांतर के राजा व्याघ्रराज, कौशल के राजा मंटराज, पिस्तपुर के राजा महेंद्रगिरी, कुट्टूर के राजा, ये किस मतलब ये आप देख सकते हैं। अगर आपको 12 नाम, बस आपको ये याद रखना है कि साउथ इंडिया में 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था। इसमें जैसे वेंगी के राजा हस्ती वर्मा, पल्लक नरेश उग्रसेन, देवराष्ट्र के राजा कुबेर, ठीक है, कुस्थलपुर के राजा धनंजय। इन 2-4 नाम तो वैसे आपको कोट करने के लिए अगर याद रख सके तो अच्छी बात है। तो साउथ इंडिया में 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था। फिर वापस से नॉर्थ इंडिया आता है और नॉर्थ इंडिया में 7 राजाओं को, 12 × 7 ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये 7 के नाम हैं और इसमें 2 वो भी हैं नागसेन और अच्युत, जिनको पहले ही हरा चुके थे। बाद में रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपत नाग, नंदी, बलवर्मा, इन लोगों को भी हराया है। और इसका सबका जो वर्णन है किस में मिलता है, जो प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं लाइन है ना, जिसमें 33 लाइन है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें 21वीं लाइन में इनकी विजयों का वर्णन दिया गया है। आटविक राज यानी जो ट्राइबल किंगडम हुआ करते थे उनको ये डिफीट करते हैं और उनको अपना सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद में फ्रंटियर्स को भी हराते हैं। फ्रंटियर्स को समुद्रगुप्त ने हराया था, ये कहाँ से बात पता चलती है, ये उसकी 24वीं और 25वीं लाइन है प्रयाग प्रशस्ति की, कि उसने डवाक को हराया था। कामरूप, जो ये आसाम और बंगाल वाला पूरा एरिया है, नेपाल, कुर्तुपुर, ठीक है, तो ये सारे राजाओं को भी हराया था। इसके बाद रामगुप्त आते हैं जो काफ़ी वीक रूलर माने जाते हैं। और एक नाटक देवीचंद गुप्तम जो विशाख दत्त ने लिखा था, वो गुप्ता काल का काफ़ी इम्पॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है, सोर्स माना जाता है। उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, जिनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, जो 375 से लेकर के 415 AD तक शासन करते हैं, उनके बारे में ढेर सारा लिखा है विशाख दत्त ने अपने नाटक देवीचंद गुप्तम में। और ख़ास करके उनका जो वाकाटक के रिलेशन रहता है, तो वो सारी चीज़ों पर लिखा है विशाख दत्त ने इन हिज प्ले देवीचंद गुप्तम। और इसमें यही भी लिखा गया है कि जो रामगुप्त थे वो काफ़ी वीक थे, उनकी वाइफ से विवाह किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। एक प्ले भी है, कैसे ये जाते हैं कपड़ा अपना चेंज करके हराते हैं और फिर मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं, तो ये तो अलग की बात हो गई। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय गुप्त एम्पायर जेनिथ पे था, सबसे मतलब जो गुप्ता को कहते हैं ना कि गोल्डन एज, तो अब आप ऐसा कर सकते हो कि वो गोल्डन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के समय ही था। ये मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते हैं किससे, वाकाटक से। वाकाटक का जो किंग रहता है रुद्रसेन सेकंड, उससे अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी कराते हैं ये। और इनका कुछ अलग नाम है, जैसे देवगुप्त, देवराज और देवश्री। तो देव जहाँ पर भी आपको मिल जाए आप समझ सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य सेकंड के बारे में बात हो रहा है। इनकी कुछ अलग टाइटल थी, जैसे विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। परम भागवत की टाइटल समुद्रगुप्त ने भी ली थी। सोर्सेस देवीचंद गुप्तम और उदयगिरी का केव इंस्क्रिप्शन। तो उदयगिरी का जो केव इंस्क्रिप्शन है ये भी गुप्त काल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज ऑफ गुप्ता पीरियड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि उज्जैनी को इसने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे जो साब थे। साब इसके राजकवि माने जाते थे। साब वॉज हिज कोर्ट पोएट। तो ये 9 नाम आपको याद रखने चाहिए। धन्वंतरी जो मेडिसिन, कालिदास पोएट, कालिदास के वर्क भी ध्यान में रखना चाहिए। छपड़क, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश लिखा था, वराह मिहिर, ठीक है, वरुचि जो एक ग्रामर पर काम करते थे, वेताल भट्ट जो मैजिशियन हुआ करते थे, शंकु जो वास्तुकार थे, घट करपक, ठीक है, ये एक कूटनीतिक थे। इसमें आपको ये कौन कौन सा कन्फ्यूजन हो सकता है, एक छपड़क थे, ये एक वरुचि थे, वेताल भट्ट थे, शंकु भी थे, एंड घट करपर, ये घट करपर, छपड़क, वरुचि, शंकु, कालिदास तो थे ही मान लो, धन्वंतरी भी थे। तो कालिदास के वर्क हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं के समय जो है फाहियान भारत में आता है। एंड इसने क्या किया था, डिफीटेड सकास को ना, यही देवीचंद गुप्तम में इसका डिटेल वर्णन दिया गया है कि इसने कैसे शक को हराया था जो इसका राजा था रुद्रसेन थर्ड को, एंड उसके अंपायर को एनेक्स्ड कर लिया था, अपने में मिला लिया था। और उसके बाद शादी किया था ध्रुव देवी से। ध्रुव देवी पहले रामगुप्त की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन रामगुप्त एक ऐसा माना जाता है वीक रूलर था।
महरौली का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है दिल्ली में, जिसको केमिस्ट्री में भी खूब पढ़ाया जाता है कि इसमें आज तक जंग क्यों नहीं लगी, तो ऐसा माना जाता है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड का ही है, क्योंकि उसमें एक शब्द लिखा हुआ है चंद्रगुप्त टाइप का। तो हालांकि वो डिबेटेबल है, बट ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि वो इन्हीं का है। इसके बाद कुमार गुप्त का समय आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके समय देखो गुप्त काल में थोड़ा थोड़ा टर्मोइल, थोड़ा डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि हून का इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि हून के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन है वो स्कंदगुप्त के समय स्टार्ट हुआ था, बट हून अपने को असर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब क्या है कि इसने अश्वमेध कराया था, इसने पीकॉक टाइप के इसने एक सिक्का चलाया था जिसमें मोर बना था। ठीक है, अभी तक जितने सिक्के बनते थे उसमें गरुड़ बनता था, लेकिन कुमार गुप्त ने एक सिक्का चलवाया जिसमें पीकॉक देखने को मिलता है। इसकी टाइटल थी महेंद्रादित्य एंड श्री महेंद्र। तो महेंद्र जहाँ पर आपको दिख जाए आप समझ जाइए ये कुमार गुप्त की बात हो रही है। 415 से 455 इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी ना, जिसको बाद में किसने डिस्ट्रॉय किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड किसने किया था? दिस वाज फॉर यू। स्कंदगुप्त को हम देखते हैं। इसके बाद स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड 455 से 467। इनकी जो टाइटल है वो क्रमादित्य इनको कहा जाता है। भीतरी का जो इंस्क्रिप्शन है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जो बात करता है कि स्कंदगुप्त ने हूण को इन्वेजन को हराया था और हूणों का इन्वेजन हुआ था, ये भी बात करता है। और प्लस एक है जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन भी बताता है कि ही डिफीटेड मिलेच्छ को इसने हराया था, जो हूण को कहा जाता था मिलेच्छ। ठीक है, और इसने सुदर्शन लेक को रिनोवेट कराया था। इसका गवर्नर था पर्णदत्त, उसका बेटा था चक्रपालित। उससे कह करके सुदर्शन लेक में भी कंट्रीब्यूशन है। और एक विष्णु टेम्पल बनवाया था, ये भी ध्यान में। इसने एक एम्बेसडर को भेजा था चाइना में। इसने का मतलब मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, स्कंदगुप्त ने, ये बहुत बड़े राजा हैं, ये हमारे इतिहास के गौरव हैं, तो इसको अन्यथा ना लिया जाए। हेल्प्ड नालंदा यूनिवर्सिटी बाई गिविंग आर्म्स। तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में भी ढेर सारे पैसे दिए थे, दान दिए थे। तो दिस वाज अबाउट स्कंदगुप्त। सो हूण के बारे में जान जाओ। इनकी कैपिटल अफगानिस्तान में बामियान के पास होती थी। इनके इंपॉर्टेंट किंगडम्स तोरमान, मिहिरकुल। ठीक है, तो मिहिरकुल को मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, आइकोनोक्लास्ट। तो मिहिरकुल को किसने हराया था, ये सब हम पहले देख चुके हैं। और सुदर्शन लेक से चंद्रगुप्त, तो ये सारी चीज़ें बात को हम देख लिए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट गुप्ता पीरियड। आई होप मैंने कई सारे पॉइंट इसमें कवर किए हैं। काफ़ी तेज़ मैं बोल रहा था, तो दिस इज़ कि टाइम का इशू है दैट। तो इतिहास में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी या साम्राज्य या किंगडम जो भी आप कहें, उसका नाम आता है, जिसका नाम था वाकाटक साम्राज्य। वाकाटक, जैसे हम लोग मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं, तो वैसे गुप्ता या फिर पोस्ट गुप्ता या गुप्ता के पैरेलल में ही ये वाकाटक को ही पढ़ाया जाता है। जो बुंदेलखंड का या सेंट्रल प्रोविंस का जो रीजन था, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का भी कुछ रीजन, झांसी के आसपास का, ग्वालियर के आसपास का, बरार और नॉर्दर्न दक्कन। ठीक है, दक्कन का भी जो नॉर्दर्न पार्ट, ऊपर का पार्ट, ठीक है, गोदावरी रिवर के आसपास का रीजन, यहाँ पर वाकाटक साम्राज्य का उदय होता है। और ये लोग अजंता स्कूल ऑफ आर्ट, जो अजंता स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें भगवान विष्णु, शिव की ना गुफाओं में काफ़ी मूर्तियाँ मिली हैं, ये सारा पेंटिंग्स मिला हुआ, तो अजंता स्कूल ऑफ थॉट ही एक डेवलप हुआ था आर्ट में। तो उसके ये लोग संरक्षक थे। इनका जो इंस्क्रिप्शन है, जो काफ़ी इंस्क्रिप्शन में इनको क्या कहा गया है, हरित पुत्रास भी कहा गया है। एविडेंसेस में, सोर्सेज में इनको हरित पुत्रास भी कहा गया है। इनके जो फाउंडर थे, फाउंडर क्या थे वाकाटक के, उनका नाम था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ वाकाटक। एंड द सन ऑफ विंध्य शक्ति वॉज प्रवरसेन फर्स्ट। ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, और 4 टाइम्स इसने अश्वमेघ यज्ञ की थी, मतलब ही वॉज अ ग्रेट किंग। ही ऑल्सो परफॉर्म वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ भी ये करते हैं। और इन्होंने जो टाइटल अपने ली थी वो थी महाराजाधिराज एंड सम्राट। ये खुद को महाराजाधिराज और सम्राट कहते थे, मतलब टाइटल इनको ये दिया गया।
इसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र। अब ये गौतमी पुत्र सातवाहन वाले नहीं हैं, ये हैं वाकाटक वाले, सन ऑफ प्रवरसेन। देखो मैं वाकाटक वैसे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसमें कई सारी फैमिलीज़ हैं, उनका काफ़ी डिवीज़न है, बट मैं इंपॉर्टेंट दोनों फैमिली को कंबाइन करके जो इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। गौतमीपुत्र जो प्रवरसेन का लड़का रहता है, ही वॉज इनसिग्निफिकेंट, ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं, बट जो रुद्रसेन फर्स्ट है, इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि ही वॉज सफ़र डिफीट फ्रॉम दी हैंड्स ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त फर्स्ट ने जो गौतमीपुत्र के बाद जो रुद्रसेन फर्स्ट आते हैं उनको हराया था, यानी समुद्रगुप्त डिफीटेड रुद्रसेन फर्स्ट ऑफ वाकाटक डायनेस्टी। उसके बाद में पृथ्वीसेन आते हैं। हिज रेन वॉज नोन एज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पृथ्वीसेन अपने एम्पायर को बड़ा करते हैं, तो बस जस्ट ही वॉज अ रूलर। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट वाकाटक किंग हैं वो हैं रुद्रसेन सेकंड। मैंने इससे पहले रुद्रसेन थर्ड बोल दिया था गुप्ता वाले में, तो अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली ये रुद्रसेन सेकंड हैं। इनकी शादी होती है प्रभावती गुप्त से। तो वाकाटक का और गुप्त का रिलेशन था। किस लिए रिलेशन बना था? क्योंकि ये दोनों मिलकर के शक को हराते हैं। शक जो बाहर से आए थे, ठीक है, और शक को हराना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि गुप्ता को वो चैलेंज कर रहे थे, गुप्त साम्राज्य को वो चैलेंज कर रहे थे। इसलिए गुप्त के जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, विक्रमादित्य, उन्होंने अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन सेकंड से कर दी और ये दोनों फिर मिल करके किसको हराते हैं? शक को हराते हैं। एंड ही बिकेम वैष्णवाइट्स। कौन बन गया? रुद्रसेन वैष्णवाइट क्यों बनते हैं? ये इतिहासकार इसलिए बताते हैं क्योंकि जब ये प्रभावती गुप्त से शादी करते हैं रुद्रसेन, क्योंकि गुप्त काल में जितने भी राजा होते हैं वो वैष्णवाइट ही होते हैं। उनका स्टेट एम्बलम क्या होता है? गरुड़ होता है। तो वैष्णवाइट वाइफ से जब इनकी शादी होती है तो ये खुद भी वैष्णवाइट बन जाते हैं, भगवान विष्णु के उपासक बन जाते हैं। आफ्टर हिज डेथ, जब रुद्रसेन सेकंड की डेथ हो जाती है तो इनके छोटे छोटे दो बच्चे रहते हैं। उनका नाम रहता है दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दामोदर सेन और दिवाकर सेन। चूँकि वो छोटे रहते हैं तो इनकी जो पत्नी रहती प्रभावती गुप्त, वो खुद साम्राज्य करती हैं। इतिहास में काफ़ी कम इस बात को इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि प्रभावती गुप्त आज के लगभग 15, 16, 1700 साल पहले उन्होंने शासन किया था ऑन बिहाफ ऑफ अपने बच्चों की बिहाफ पे दामोदर और दिवाकर सेन के। प्रवरसेन सेकंड इसके बाद आते हैं। उन्होंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बालिये फैमिली से आते हैं। मैंने कहा ना कि कई सारी ब्रांच थी इसकी। इसने प्रवरपुरा नाम की एक सिटी बनाई थी। इसने रामचंद्र भगवान का एक टेम्पल बनाया था और ये प्रवरपुरा को इसकी कैपिटल भी थी। कंपोज्ड फेमस पोयम सेतुबंध किसने लिखा था? तो सेतुबंध प्रवरसेन सेकंड ने ही लिखा था। कालिदास किसके दरबार में रह करके मेघदूत लिखे थे? तो वो प्रवरसेन के ही दरबार में कालिदास ने रह करके मेघदूत की रचना की थी। और हु वाज अ वाकाटक किंग, तो मतलब कालिदास वाकाटक दरबार में भी रहते हैं। अराउंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी, यानी 550 के आसपास ये जो साम्राज्य है इसका विघटन होता है, सेटर्ड होता है, और कलचुरी जो साउथ से के आसपास रहते हैं वो इसको डोमिनेट कर लेते हैं। फिर कलचुरीज का शासन होने लगता है। तो ये वाकाटक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए आती हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन उसमें से एक डायनेस्टी आती है जिसको कहते हैं पुष्य भूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट राजा होता था हर्षवर्धन। तो आखिर इस डायनेस्टी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसके फाउंडर पुष्य भूति होते हैं। इनकी कैपिटल थानेश्वर होती है, थानेश्वर के आसपास। बाद में कन्नौज में भी ये एसर्ट करते हैं। रियल फाउंडर माना जाता है प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन जो बड़े मतलब जो पिता थे किसके? हर्षवर्धन को। इसके फाउंडर पुष्य भूति थे। थानेश्वर में हरियाणा के आसपास, और बाद में कन्नौज भी सीट ऑफ पावर बनती है। अब जो प्रभाकर वर्धन थे, इस देखो पुष्य भूति डायनेस्टी में हमें सिर्फ ये जानना है कि जो हर्षवर्धन है ये आखिर इनकी पहले इच्छा नहीं होती राजा बनने की, लेकिन ये राजा बनते कैसे हैं, ये स्टोरी अगर आप समझ गए तो ये डायनेस्टी समझ में आ जाती है। एक्चुअली हर्षवर्धन साम्राज्य पर बैठते हैं 606 AD के आसपास, लेकिन वो क्यों बैठते हैं ये जानना जरूरी है। वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई था राज्यवर्धन और इनकी बहन थी राजश्री। अब राजश्री की जो शादी होती है
वो मौखरी के एक राजा होते हैं ग्रहवर्मन, उनसे शादी हो जाती है और ग्रहवर्मन को देवगुप्त मार देता है। देवगुप्त जब ग्रहवर्मन को मार देता है तो राज्यवर्धन जो बड़े भाई होते हैं ये बदला लेते हैं देवगुप्त से और देवगुप्त को भी मार देते हैं। अब जैसे ये बात देवगुप्त के दोस्त शशांक को पता चलती है, जिन्हें गॉड किंग बंगाल का होता है ये, उसको पता चलती है, तो वो राज्यवर्धन को मार देता है और इनकी जो बहन रहती है राजश्री, उनको जेल में डाल देता है। तो ये इतनी कहानी है। मतलब मौखरी किंग जो ग्रहवर्मा होते हैं, जो राजश्री के हस्बैंड होते हैं, उनको देवगुप्त मार देता है, तो उसका बदला राज्यवर्धन लेते हैं, वो देवगुप्त को मार देते हैं। फिर देवगुप्त का दोस्त होता है शशांक, वो मार देता है राज्यवर्धन को और राजश्री को जेल में डाल देता है। तो ये बात जैसे हर्षवर्धन को पता चलती है, जो छोटे बेटे होते हैं प्रभाकर वर्धन के, तो उनके अंदर रिवेंज या मतलब राजा बनने की इच्छा होती है कि वो बदला लेंगे और अपने साम्राज्य को एक्सपैंड करेंगे। तो हर्षवर्धन इसलिए सीट पर आते हैं अराउंड 606 AD। उसकी टाइटल रहती है शिलादित्य और परम भट्टारक। ये शिवा होते हैं, भगवान शिव के पुजारक होते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार बाद में कहते हैं ये बुद्धिज़्म देखो ये काफ़ी सेक्युलर राजा होते हैं, ये सभी धर्मों को इज्जत देते हैं, सभी को असेंबली करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसने कन्नौज को जीता था, ठीक है। इनका कुछ और वर्क है जो हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा था, ये काफ़ी लिटरेचर में भी इंटरेस्ट लेते थे। इन्होंने प्रियदर्शिका लिखा था, रत्नावली लिखा था और नागनंद लिखा था। हुएनसांग इन्हीं के समय भारत में आते हैं और ढेर सारा अकाउंट लिख करके जाते हैं। ही वॉज ऑर्गेनाइजर ऑफ महामोक्ष परिषद। ये महामोक्ष परिषद हर 5वें साल ऑर्गेनाइज करते थे। उसमें इनकी जितनी संपत्ति होती थी सब दान दे देते थे ये। ही हिमसेल्फ और ज्वाइंड, ये एक बार खुद भी जाते हैं सेरेमनी में, जब होती है कहाँ पर, कन्नौज में और प्रयागराज में, 2 जगह पर ये असेंबली ऑर्गेनाइज कराते हैं। और ऐसा मतलब चूँकि हुएनसांग खुद लिखते हैं कि एक बार ये खुद भी ज्वाइन होते हैं। तो मतलब जितना बहुत दानी प्रतापी राजा होते हैं ये। इनके पोएट बाणभट्ट होते हैं। बाणभट्ट ने कुछ काम किए हैं, जैसे उन्होंने हर्षचरित्र लिखा हुआ है और कादम्बरी लिखा हुआ है। अब इनका जो इम्पोर्टेंट बैटल जो इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका युद्ध होता है पुलकेशिन सेकंड के साथ और ये हार जाते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और इतिहासकार क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से, ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य किंग ऑफ बादामी, ठीक है। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसका था, जिसमें ये बताया गया है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया है। हर्षवर्धन कुछ और काम करते हैं, जैसे वो ध्रुवा भट्ट सेकंड मैत्री किंग उनके साथ अलायंस करते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि जैसे हर्ष ऑर्गेनाइज कन्नौज असेंबली टू हॉनर हुएनसांग की इज्जत करने के लिए, और कन्नौज की असेंबली में उनको बुलाते हैं। वो एक एम्बेसी भेजते हैं चाइना में, ठीक है, और इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा अब मुझे लगता है इसमें कहाँ पर है, और कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये मैंने कुछ ऐसे लिख रखा था, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। भास्कर वर्मन द किंग ऑफ कामरूप, ठीक है। तो इनके कुछ मिलिट्री अलायंसेज हैं, वो मैंने लिख रखा था। ये मिलिट्री अलायंस बनाते हैं, मैत्री से बनाते हैं, मैत्रा किंग ऑफ, क्योंकि ये सब लेटर गुप्ताज हैं। मैं लेटर गुप्ताज इसके बाद डिटेल में करूँगा, बट हर्ष के बारे में इतना ही है। कन्नौज की असेंबली करते हैं, चाइना में इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। और जो मधुबनी का कॉपर प्लेट है, उसमें से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनका उपारिक जो है ना, उपारिक एक नाम कहा जाता था उनको, जो हर्षवर्धन के प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे। और इनके सेनापति को क्या कहा जाता, और एक इनका सेनापति होता था, ठीक है, आर्मी चीफ। और दूतक, ठीक है, दूतक वॉज इन्फॉर्मर, तो दूत से दूतक बना हुआ है। तो ये बस, हाँ, मधुबनी या मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। तो मैत्री से और जो कामरूप असम के किंगडम हुआ करते थे, उससे भी इसने संबंध बना करके रखे थे हर्षवर्धन ने। तो दिस वाज ऑल अबाउट हर्षवर्धन। और लेटर गुप्तास को इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें मौखरी और कामरूप और मगध गुप्तास और यशोवर्मन, कश्मीर,